सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। हम नीश पढ़ रहे थे बच्चों कल की क्लास के अंदर, और नीश हमने अंडरस्टैंड करा था कि प्रकृति ने, जैसे हम लोगों को, हमारे लोगों के पास कुछ काम है, वैसे प्रकृति ने सारी जीव जंतुओं को कुछ काम दे रखा है, राइट। अगर आप देखेंगे ना, सब जीव जंतुओं का कुछ काम है, राइट। तो जैसे शेर का काम है कि भैया वो डियर को खा जाए, राइट। अगर शेर नहीं होता तो डियर इतने सारे हो जाते कि ये हमारे घरों में रहते हैं, है ना, हमको बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है प्रकृति ने कि भाई साहब तुमको ये काम करना है, राइट। और दैट पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन इज नोन एज नीश। ये एक बेसिक डेफिनेशन है नीश की। ठीक है, टाइगर का काम है हर्बीवोरस को खाना, जिससे कि एक तरह से वो उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन रखेगा, राइट। इसी तरह से मधुमक्खी का काम मैंने आपको बताया था, नेक्टर को, नेक्टर जो होता है उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स जो होंगे उनको यूज करके पोलन ग्रेन्स को एक तरह से डिस्पर्स करने का उनका काम होता है, राइट। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीश, इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल रोल, इसको अपन बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर ये भी होता है कि भाई देखो, अगर दो का नीश सेम होगा ना तो एक को मरना होगा, राइट। या फिर एक पॉइंट पर आकर दोनों मर जाएंगे, राइट। क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस चीज को कंपटीशन बोलते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम आगे चलकर एनवायरमेंट में। उसके अंदर एक टर्म आएगा, एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन आएगा, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिशन, राइट। वो अपन डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, तब हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल और देकर आपको नीश वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझाएंगे, राइट। तो हमने ये समझ लिया कि बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो अलग अलग बना देती है कभी प्रकृति, ऐसा होता है, राइट। कि बिहेवियरल पैटर्न में कि भाई आप जैसे लॉयन को कुछ अलग पसंद आएगा खाना, राइट। टाइगर को कुछ अलग पसंद आएगा, दोनों हर्बीवोरस को खा रहे हैं, पर इसका फेवरेट फूड कोई और दूसरा होगा, ठीक है। लॉयन का कोई दूसरा होगा, इस तरह से यहाँ पर चलता है सिस्टम, राइट। तो हमने नीश इस तरह से इसके अंदर अंडरस्टैंड करा था, राइट। अब नीश के भी कुछ टाइप्स हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलो, तो यहाँ से अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सब अपन ने पहले से पढ़ लिया था, और अपन ने ये भी समझ लिया था, इफ टू स्पीसीज हैव एग्जैक्टली सेम नीश, ठीक है, इन द सेम हैबिटेट, वन विल इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड, एक को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा, राइट। अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ नीश, दैट इज नोन एज फंडामेंटल नीश और द रियलाइज नीश। अब इसको थोड़ा समझना होगा, राइट। और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाया जाता है, राइट। तो यूपीएससी को पता है इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चंस, राइट। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, राइट। मेरे को भगवान ने और प्रकृति ने काम दे रखा है कि बच्चों को पढ़ाओ, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, ठीक है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। यूपीएससी में अभी प्रिपरेशन करेंगे 5 लाख लोग, है ना। तो हमारा जो है एक तरह से 5 लाख लोगों तक का पढ़ाने का काम प्रकृति ने मेरे को दे रखा है। प्रकृति ने तो ये कहा था कि भाई तू अकेला बंदा है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहा है, ऐसा करके मेरे को भेजा था। मैंने कहा यार बहुत स्कोप है, चलो इसके अंदर चले जाते हैं, 5 लाख बच्चों को पढ़ाना होगा, बढ़िया है। पर इसके साथ साथ प्रकृति ने कंपटीशन भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया, राइट। बहुत सारे लोग और यहाँ पर क्रिएट कर दिए। तो 5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ हमारे, जैसे अब अपनी क्लास के अंदर सिर्फ मान लीजिए फॉर एग्जांपल 25 स्टूडेंट्स ही मेरे पास है। तो एक्चुअल में मेरी नीश जो थी, ठीक है, फंडामेंटल नीश जो थी ना, वो ये थी, जो कि थ्योरेटिकल डायमेंशन में अगर हम बात करें तो 5 लाख थी मेरी नीश, ठीक है। बट रियलाइज्ड नीश जो है हमारी, रियलाइज नीश जो मैं एक्चुअल में कर रहा हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज कि मैं 25 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो टाइप ऑफ नीश के अंदर दो तरह की नीश होती है। अब इसको और मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं। एक तो होती है फंडामेंटल नीश, और एक होती है रियलाइज नीश। फंडामेंटल नीश जो कि अपन थ्योरेटिकल बात करते हैं कि शेर का काम है खाना डियर को। जब अपन शेर के बारे में कह रहे हैं तो डियर को खाना, तो इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि शेर सारे डियर को शेर ही खाता है, राइट। तो दैट इज ए फंडामेंटल नीश कि डियर को खाना शेर का काम है ना। बट क्योंकि कंपटीशन है तो सभी डियर को शेर नहीं खाएगा, बिकॉज शेर की भी लिमिट है ना। शेर का भी पेट भर जाएगा, फिर वो डियर को नहीं खाएगा। तो ड्यू टू द कंपटीशन, राइट, क्या होता है, ये जो नीश है, फंडामेंटल नीश जो होती है, वो कम हो जाती है, राइट। और उसको हम रियलाइज्ड नीश बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल नीश है, ठीक है। तो प्रकृति ने काम दे रखा है पढ़ाने का, पर मैं सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज बहुत सारे और भी टीचर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। कितने सारे टीचर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। तो मेरा रियलाइज नीच 25 ही रह गया, जबकि थ्योरेटिकली देखे तो मेरा यूपीएससी की एस्पिरेंट्स को पढ़ाना तो 5 लाख के आसपास नीच बन रहा था मेरा, ठीक है। पर रियलाइज नीच जो मेरा है वो 25 ही रह गया। ऐसे जानवरों के साथ भी ऐसे होगा, और प्रकृति के अंदर हर इकोसिस्टम में देखेंगे तो हर चीज के साथ ऐसा होगा कि टाइगर का काम है डियर को खाना, पर सारे डियर को टाइगर तो नहीं खाता, कुछ डियर को लॉयन भी खाता है, समझ मारे, कुछ डियर्स को फॉक्स भी खा जाता है ना। और भी तो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो डियर को खा रहे हैं। तो टाइगर का फंडामेंटल नीश है डियर का खाना, पर रियलाइज नीश ये है कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के कारण और कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स, जैसे टाइगर का खुद का एक लिमिटिंग फैक्टर है, सारे डियर को मैं कहां तक खाऊंगा भाई।
सारे डियर आ जाए टाइगर के सामने जी, दुनिया भर के, है ना, तो टाइगर्स कितना खा सकते हैं डियर्स को? तो एक लिमिटिंग फैक्टर्स हैं कुछ, है ना। और कुछ ऐसे कंपटीशन के कारण एक तरह से रियलाइज नीश जो होती है वो एक तरह फंडामेंटल नीश से कम हो जाती है। फंडामेंटल नीश मतलब फुल रेंज, पूरा दे दिया भाई आपको, ये फुल रेंज है, दैट इज वेरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और रियलाइज नीश इज ए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग फैक्टर्स एज वेल एज कंपटीशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो टाइप ऑफ नीश के अंदर आप देखो, फंडामेंटल नीश, द फुल रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज अ स्पीशीज कुड थ्योरेटिकली यूज in absence of competition of predators, ठीक है। रियलाइज नीश द एक्चुअल रोल और स्पीशीज प्लेज इन द एनवायरमेंट कंसिडरिंग कंपटीशन एंड अदर लिमिटिंग फैक्टर्स, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रियलाइज नीश। अब ये कॉन्सेप्ट कितने सिंपल से हैं, बट इंस्टीट्यूट में पढ़ाए नहीं जाते और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर हम टाइगर को देखें, जैसे हम एग्जाम्पल इसका लें, इसमें एग्जाम्पल डाला नहीं क्यों, ठीक है। हाँ, तो हम अगर मान लो एग्जाम्पल टाइगर का दें, तो टाइगर थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हैं कि, जैसे थ्योरेटिकली आप देखेंगे तो टाइगर जंगल में रहता है और जंगल में बहुत सारे डियर, है ना, बोर और, है ना, और पिग्स, इन सबको खा सकता है, ठीक है, लार्ज एरिया के अंदर मूवमेंट कर सकता है। पर एक जंगल के अंदर सारा टाइगर ही नहीं खाएगा ना, लायन भी है, ठीक है, लायन नहीं तो फॉक्स भी है। तो इसका जो फुल जो होगा, अगर कि भाई टाइगर को डियर खाना है एक जंगल में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो वो नीश जो होगा दैट इज नोन एज व्हाट, फंडामेंटल नीश। पर जितना वो खा पाएगा दैट इज नोन एज रियलाइज नीश, जितना काम वो कर पाएगा दैट इज नोन एज रियलाइज नीश, बिकॉज दे आर सर्टेन लिमिटिंग फैक्टर्स दैट आर देयर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो लिमिटेड प्रेज को ही ये खा पाएगा, ठीक है। प्लस एक एरिया दे रखा है, मान लो टाइगर के पास एक एरिया है, तो यहाँ पर कुछ अगर मान लो कुछ ह्यूमन सेटलमेंट हो जाता है तो यहाँ पर नहीं घुस सकता टाइगर, तो यहाँ के डियर वियर को, यहाँ के, अगर आप देखोगे गोट को, और यहाँ की कोई भी हर्बीवोरस को ये नहीं खा सकता। तो देयर आर वेरियस लिमिटिंग फैक्टर दैट आर लिमिटिंग टाइगर अपनी फंडामेंटल नीश को एक तरह से अचीव करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं, फंडामेंटल नीश बड़ी है कि भाई अपनी रियलाइज नीश बड़ी है, बताओ कौन सी बड़ी है? सब बच्चे आंसर करें। फंडामेंटल नीश बड़ी है सर, ठीक है। अब मैं बोलूं फंडामेंटल नीश प्रैक्टिकल है कि रियलाइज नीश प्रैक्टिकल है, तो रियलाइज नीश प्रैक्टिकल है। क्यों? अब इतने अच्छे से कैसे समझ में आ गया? क्योंकि कौन से अब तुमको मान लो फंडामेंटल नीश ही नहीं पता क्या है, जो आज तक नहीं पता था तुम्हें, कहीं से भी पढ़ाओ, कितना भी पढ़ाओ, मैं गारंटी दे सकता हूँ फंडामेंटल नीश नाम का शब्द आपने नहीं सुना। रियलाइज नीश आपको नहीं पता, अब वो बोलते फंडामेंटल नीश बड़ी है कि रियलाइज नीश बड़ी है, हो गया भैया 2 नंबर गए काम से। तो कितना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर पढ़ो, 24th क्वेश्चन करो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टू सी द फुल पोटेंशियल रेंज ऑफ द कंडीशन एंड द रिसोर्सेज अ स्पीसीज कैन यूज इन द एब्सेंस ऑफ द बायोटिक कंस्ट्रेंट्स, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर फंडामेंटल निश। उसको अपन फंडामेंटल निश बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, रियलाइज niche of species is usually smaller than the fundamental niche. I hope this is clear to everyone. Biotic interactions such as competition and predations restrict the ecological space available to the species. ठीक है, तो ऐसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और इस तरह से अपन को बदल के इस पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो आगे चलें। अब देखो ये कितना हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, और आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ढंग से पढ़ोगे तो।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल नीश? फंडामेंटल नीश इज डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ द बायोटिक इंटरेक्शन, ऐसा तो नहीं है। रियलाइज नीश रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल इकोलॉजिकल कंडीशन, ये भी इतना खास नहीं है, मतलब ये भी एक तरह, अच्छा, फंडामेंटल नीश डिफाइंड इन द इज द एब्सेंस ऑफ द इन द एब्सेंस ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन, दैट इज करेक्ट है ना। रियलाइज नीश रिफ्लेक्ट एक्चुअल इकोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज करेक्ट। अब ये पूछा है फंडामेंटल नीश कैन बी एक्सपेंडेड बाय द कंपटीशन, कंपटीशन होगा तो नीश एक्सपांड करेगा क्या? फंडामेंटल नीश एक्सपांड करेगा क्या? नहीं, फंडामेंटल नीश एक्सपांड नहीं करेगा। कंपटीशन से ऐसे कर सकते हैं कि हम भाई जो रियलाइज नीश है वो क्या कर सकता है, वो कम हो सकता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। और रियलाइज नीश इज शेप्ड बाय द बोथ बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, दैट इज करेक्ट है ना। बायोटिक फैक्टर भी है, बायोटिक फैक्टर भी है, लिमिटिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है। तो सी विल बी द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया इसके अंदर। 27 का करें। ठीक है, अब देखो कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर है रिमूवल ऑफ कंपीटिंग स्पीसीज, अगर कंपीटिंग स्पीसीज सारे कंपटीटर्स को हटा दो तो सारे के सारे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ द रियलाइज नीश ऑफ द अनदर स्पीसीज है ना। तो रियलाइज नीश इज कंस्ट्रेंड बाय द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ए विल बी करेक्ट आंसर। तो 27 का इस तरह से आंसर हो जाएगा, राइट। चलो ये इंडिकेटर स्पीसीज के, ये तो मैंने शीट में डाल दी। अब अपन नेक्स्ट स्पीसीज जो पढ़ेंगे दैट इज इन्वेजिव स्पीसीज, है ना। नीश का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, अब इन्वेजिव स्पीसीज अपन पढ़ेंगे, राइट। तो हम बच्चों स्पीसीज की डेफिनेशन पढ़े थे, याद करो, म्यूल और टिग्लॉन, है ना। और उसके बाद फिर हमने स्पीसीज के बारे में समझना, तो की स्टोन स्पीसी अपन ने पढ़ी, की स्टोन स्पीसीज। दूसरी स्पीसीज अपन ने कौन सी पढ़ी थी, बताओ जल्दी से? इंडिकेटर स्पीसीज, राइट, ये सब याद रखना है अपन को। और तीसरी स्पीसीज जो अपन पढ़ रहे हैं, तीसरे टाइप, फिर अपन ने नीश पढ़ा, नीश वाला बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया नीश का। और फिर अब हम इन्वेजिव स्पीसीज पढ़ रहे हैं, इन्वेजिव स्पीसीज, है ना। तो स्पीसीज जब हम डेफिनेशन करी थी तो उसके टाइप्स अब हम यहाँ पर इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और स्पीसीज की डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, तो इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई, मान लीजिए कोई लोकल एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर बहुत सारी स्पीसीज है लगी हुई है, राइट, ये नेटिव स्पीसीज। इतने में से कोई बाहर की स्पीसी यहां पर आ जाती है, इस तरह की स्पीसी, और ये क्या करती है, अच्छा ये कहीं बाहर से आई है, ये बाहर से आई थी ये स्पीसी, और बाहर में है ना इसका एक प्रीडेटर भी था, मतलब इसको कंट्रोल करने वाला, चेक एंड बैलेंस करने वाला एक यहाँ पर इसका प्रीडेटर था, ये इसको खा जाता था जिससे कि बैलेंस रहती थी, नहीं तो फिर ये घरों में घुसेंगी, है ना। तो ये जो आदमी, ये जो स्पीसी थी, ये इसको बैलेंस करके रखती थी, है ना, ये इसको बैलेंस करके रखती थी, तो यहाँ पर इसका बैलेंस में रहता था। अब ये एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक शिप जा रहा था यहाँ से, है ना, ये पानी है बीच में मान लो, शिप के अंदर ये स्पीसी बैठ गई, और शिप ने इसको यहां पर उतार दिया इस जगह पर, और इस जगह पर ये भाई साहब नहीं थे। अच्छा, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रख रहे थे इधर, पर यहां पे सिर्फ अकेला अकेला ये चला गया। अब ये देखा कि अपना प्रेडेटर अपन को खाने वाला तो है नहीं, और ये भाई साहब पूरा इसने फैल गया पूरा। अब इसको कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, अनकंट्रोलेबल है ये देखो, और ये फैले जा रहा है। थोड़े दिनों में ये नेटिव स्पीसीज से कंपटीशन करेगा, इनको खत्म कर देगा, सारा पानी खुद पी जाएगा, इनके ऊपर सनलाइट वनलाइट जो होगा वो सारी की सारी खुद ले लेगा और डेवलप करने लग जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और थोड़े दिनों में ये भाई साहब सारी नेटिव स्पीसीज को खा जाएंगे। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज इन्वेजिव स्पीसीज। अब अगर इसको कंट्रोल में करना होगा तो क्या करना होगा, हमें कोई मेरे को बताएगा? फिर सीधी सी बात है, इस स्पीसी को भी लाना पड़ेगा, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य है, ठीक है, जब जब अधर्म क्या, एक तरह से क्या होता है, अधर्म बढ़ता है तो मैं जन्म लेता हूं। अब भगवान कृष्ण को जन्म लेना ही पड़ेगा, यहां से आकर यहां पर आना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये इन सबको खाकर फिर कंट्रोल करेगा। इनसे तो नहीं, इनकी बस की तो बात नहीं है। ये जो नेटिव स्पीसीज थी ना, इन्होंने बोला नेटिव होकर हमको पूरा का पूरा हटा दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज नोन एज इन्वेजिव स्पीसीज, ये स्पीसीज इन्वेजिव स्पीसीज। तो इन्वेजिव स्पीसीज आर नॉन नेटिव, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, इंट्रोड्यूस टू द रीजन वेयर दे डू नॉट नेचुरली अकर, जहां पर वो नेचुरली नहीं होते। दिस स्पीसीज ऑफन स्प्रेड रैपिडली आउट
compete native organism and disrupt ecosystem, और पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं. These are known as native species, invasive species. अच्छा, इनकी कुछ कुछ क्वालिटी बता. अच्छा, मान लो एक ऐसी स्पीसी यहाँ पर आती है बच्चों, ऐसे समझो, एक ऐसी स्पीसी होती है जो कि यहाँ पर आ गई ना, ये नेटिव स्पीसीज है, ये एक तरह से स्पीसीज बाहर की नॉन नेटिव स्पीसी यहाँ पर. अब ये इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती है ना, ये आराम से रहती है यहाँ पर, तो ये कोई खतरा क्रिएट नहीं करेगी ना. ये कहेगी भाई 3-4 ही तो रह रहे हैं, हम रह लें दो भाई, हमको आप भी रहो हम भी रहते हैं, तो इनको कोई खतरा नहीं है. तो इसको हम इन्वेजिव स्पीसीज नहीं कहेंगे. हर नॉन नेटिव स्पीसीज इन्वेजिव स्पीसीज नहीं होती. समझ रहा है? वो नॉन नेटिव स्पीसीज जो कि इन नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा है, उनको हम इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं. जैसे मान लो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ पर आ जाए, अब रह रहे हैं आराम से तो ठीक है, पर यहाँ पर आके हमारे घरों पे कब्जा कर ले, हमको मार दें, है ना, आतंकवादियों की तरह काम करें, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस. समझ रहा है? तो उनको फिर हम इन्वेजिव स्पीसीज बोलेंगे कि भाई नॉन नेटिव स्पीसीज है, आके नेटिव स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया इन्होंने और घरों पे कब्जा कर लिया. राइट, इस तरह से. तो कंपटीशन की फीलिंग लेकर आ रहा है कि यहां पर आकर पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, फैल जाएंगे. और ये जनरली इसीलिए होता है क्योंकि इसका नेचुरल प्रीडेटर यहां पे रह गया, इसको कंट्रोल करने वाला यहां पे रह गया. अब इन लोगों से ये कंट्रोल हो नहीं रहा है. समझ में आ रहा है? तो इसको हम एक तरह से इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं. तो इन्वेजिव स्पीसीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है. ऐसा आ जाए ऑल नॉन नेटिव स्पीसीज आर द इन्वेजिव स्पीसीज, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. नॉन नेटिव तो होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है, ये तो होना जरूरी है, बट दैट इज रैपिड रिप्रोडक्शन एंड स्प्रेड भी हो रहा है उसके साथ साथ. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द नेटिव स्पीसीज, एबिलिटी टू अल्टर द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, ऑफन लैक नेचुरल प्रेडेटर्स इन न्यू एरियाज. ठीक है, और कॉज इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और हेल्थ डैमेज. ये इसी तरह से है जैसे कि बाहर के बांग्लादेशी आके हमारे घरों में रहने लग गए. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब इसकी नेटिव स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. देखो ये स्पीसीज इसलिए पढ़ाऊं क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछे जाए. पिछली बार मैंने आपको बताया था कैसे किन किन स्पीसीज पे क्वेश्चन आते हैं. तो ये यूपीएससी का ट्रैक करने की स्टाइल है हमारी. आज इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स पे क्वेश्चन आया, फ्लाइंग फॉक्स पे, हो सकता है कल को क्वेश्चन आ जाए वाटर हाइकिंथ. ठीक है, वाटर हाइकिंथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए. तो वाटर हाइकिंथ जो है वो क्या है, ये अपन को इसके अंदर समझना होगा. राइट, तो देखो ये वाटर हाइकिंथ है. इस तरह का फूल आपने देखा होगा पानी के अंदर. ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अकेला है जब तक अच्छा लग रहा है, पर कैसा हो कि ये इस तरह से फैल जाए, पूरे ही पानी के अंदर फैल जाए. सर अभी भी अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर जब पानी के नीचे जो फिश है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल. क्यों? क्योंकि फिश का पूरा इसने हालत खराब कर दी है. जो भी ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. इसके कई रीजंस हैं. क्या? पहला तो जो वाटर, जैसे ये है, मान लो ये वाटर है, यहाँ पे फिश रह रही है, आराम से ऑक्सीजन आ रही है एटमॉस्फेयर से. अब यहाँ पे वाटर हाइकिंथ आ गया, तो कोई एटमॉस्फेयर से लिंक खत्म हो गया ना. यहाँ पे सनलाइट आ रही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है. तो डिजोल्व ऑक्सीजन पानी की कम हो जाएगी, और डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मछली जल की रानी है, वो रानी नहीं रह पाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी. ऑक्सीजन ही नहीं है तो बाहर ही आने नहीं दे रहे. बाहर आते हैं जड़ों से सर पे लग जाती है. ऐसे मान लो डॉल्फिन है, मान लो, वो सोचती है चलो बाहर चलते हैं, इतने में सर पे लगी, वापस नीचे आ गई बेचारी, खून और आ गया. ये जाने की कोशिश करेगी फिश ऊपर, चलो यार यहाँ पे तो सांस नहीं आ रही है, ऊपर चलते हैं, तो इन भाइयों ने रोक रखा है. दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है, समझ में आ रहा है, पर एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्पीसी ये है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये ब्रिटिशर्स लाए थे साउथ अमेरिका से कि यार चलो इंडिया में रहते हैं, अच्छा दिखता है तो ले आते हैं, और लाकर इन्होंने कर दी पूरी गड़बड़. राइट, तो यहां पर देखो वाटर हाइकिंथ, अगर आप यहां पर देखेंगे तो दिस इज व्हाट कि एक तो ब्लॉक कर लेता है पूरा, है ना, पूरा का पूरा ऐसे फैल जाएगा. मान लो कोई वाटर बॉडी होगी, उसके ऊपर इस तरह से फैल जाएगा, तो भाई कहां पर ऑक्सीजन जाएगी कहां से इसके अंदर से, और ना ऊपर वालों को नीचे आने लगा, बस कैद करके मार दिया, घूट के मार देगा ये तो. ठीक है, इट चॉक्स वाटर, समझ में आ रहा है, चॉक कर दिया उसने वाटर को, वाटरवेज, डिटोरिएट्स वाटर क्वालिटी, ब्लॉक सनलाइट, thus imparting fresh water aquatic ecosystem, impacting fresh water eco. तो ये नहीं थे जब तक, बहुत सही थे, और ये अपने बोले अपने जैसे लोग दिख भी नहीं रहे, ये आ गए और हमारा तो पूरा ऑक्सीजन ही खत्म कर दिया इन्होंने. तो दिस टाइप ऑफ स्पीसीज नोन एज इन्वेजिव स्पीसीज. इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
तो कहां से लाया इनको? इट इज नेटिव टू द साउथ अमेरिका, इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एज ऑर्नामेंटल प्लांट ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर। इसके चक्कर में लिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिया तो फिर इसने तो पूरा का पूरा अपना वर्चस्व कायम कर लिया। वाइल द वाटर हाइकिन aesthetic appeal made it popular initially, its invasive nature has turned into the major ecological and economic challenge for the India. क्यों? इसका रैपिड ग्रोथ होता है, स्प्रेड, इट इज prolific plant that grows and multiplies very quickly, can choke the water bodies और blockage of the sunlight, reduction of the oxygen level, ये सब चीजें हो जाएंगी इसके अंदर। अब क्या करें? उनकी जड़ें इतनी खतरनाक होती हैं, जड़ें, और फिर उनकी जड़ों का क्या करें? फिर उनको जलाएं तो पॉल्यूशन क्रिएट हो। तो अब क्या करते हैं, इसीलिए यहां पर देखो, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था इसके अंदर, हाउ एन नॉक्सियस, मतलब शैतान जो एक्यूटिक वीड वाज यूज्ड टू मेक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इस तरह के प्रोडक्ट इनसे बनाने लग गए। फिर वाटर हाइकेंथ जो होते थे उनको उखाड़ते थे, उनकी रूट्स को लेते थे और रूट्स से इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने लग गए जो कि कॉटेज इंडस्ट्री के काम आ रहे हैं। राइट? तो इनको फिर हमको इस तरह से यूज करना पड़ता है, क्योंकि इनको जलाएं तो धुआं करें, ठीक है, हटाएं तो फिर उसके अंदर लेबर लगे इतना सारा, लेबर को कुछ इंसेंटिव तो होना चाहिए। अब लेबर ऐसा है कि यहाँ पर पता चल जाए कि इस तरह के बास्केट्स बना सकते हैं इससे, तो सारी लेबर लग जाएगी यहाँ पर और सबको 1 मिनट में हटा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इससे फिर अपना प्रोडक्शन हो गया। तो ये दिक्कत यहां पर होती है। राइट? ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देते हैं, प्रिकली पियर। ये तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, प्रिकली पियर। ये तो कभी भी पूछा जा सकता है, इसको कोई जरूरी नहीं करंट अफेयर्स में है। प्रिकली पियर एक प्लांट है। राइट? वो एक तरह से उसको आप खा सकते हैं आराम से, वो स्पॉन्जी सा कुछ फ्रूट टाइप का होता है ना, बाहर का प्लांट है प्रिकली पियर। राइट? इसको क्या है, ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की केस स्टडी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया गया था इसको। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उगाया गया था कि भाई दिखने में भी ठीक है और फ्रूट है तो फ्रूट खाने के काम आएगा, है ना, एक एडिबल फ्रूट टाइप का होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में लाया, और जहां से लाए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर से, राइट, वहां से इसका प्रेडेटर नहीं लाया। इसका प्रेडेटर होता है एक मोथ, लटे जो होती है ना, लट, मोथ, एक मोथ, स्पेशल टाइप की मोथ होती है, कैक्टोब्लास्टिस मोथ। कैक्टोब्लास्टिक मोथ को नहीं लेकर आए। और ये प्रिकली पियर ने सोचा भाई मजे हो गए, यहां पर तो मेरा प्रीडेटर ही नहीं है, और फैल गए तो घरों के अंदर। लोग गेट खोलते, गेट के बाहर प्रिकली पियर, रियल में, मजाक नहीं कर रहे हैं। घरों के पूरे गार्डन में प्रिकली पियर फैले हुए हैं। कहां तक हटाएं? और इसने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया क्या करें, एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई, गवर्नेंस की प्रॉब्लम, कि हर जगह प्रिकली पियर, इनको हटाते हैं ये और आ जाते थे, रक्त बीज बन रहे थे। तो फिर बाद में इसका ये जो मोथ था ना, इसको ही लेकर आना पड़ा, तब जाके कंट्रोल में आया। जहां से लाए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां से फिर मोथ भी लेकर आए और फिर ऑस्ट्रेलिया में छोड़े, तब जाके इस मोथ के कारण इनको खाया, तब उसने सीधा कराया। नहीं तो ये तो भैया आक्रांता बन गए थे पूरे, डिक्टेटर। घरों में घुस रहे हैं, बोले हेलो क्या हाल है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके अंदर समझना है। तो ये देखो, ये है प्रिकली पियर। अब बताओ एनवायरमेंट इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको इतना बोरिंग बनाकर आप पढ़ रहे हैं, और फिर कहते हैं साहब एनवायरमेंट नहीं समझ में आता। सर एनवायरमेंट में तो बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी तो आगे जाके तो, ये तो मैं अभी तुमको स्टार्ट ही कर रहा हूं, आगे जाके 4-5 क्लासेस के बाद तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है? देखो हिस्ट्री तुम्हारे को समझ में आ रही है, स्टोरी से अपन पढ़ाए रहे हैं हिस्ट्री, ये बिल्कुल खुद ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर तो भाई बस तुमको मजेदार कहानियां सुनानी है, इसमें भी इस तरह से, है ना, जो लाइफ के अंदर हो रहा है वही अपन देख रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी सबसे भयंकर सब्जेक्ट पता है, जो तुमको सबसे इजी लगता है ना, वो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है पॉलिटी। वो अपन ने अच्छे से पढ़ ही लिया है स्टार्टिंग के अंदर। इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट, बिलीव मी, इकोनॉमिक्स तो और इजी है, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ ही है पूरी, और वैसे ही पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे भी उसी तरह से। मॉडर्न हिस्ट्री ठीक ठाक सा सब्जेक्ट है, उसको अपन ने कर लिया मैनेज, राइट। उसके अंदर उस तरह से स्टोरी सुनाकर, वो शॉर्ट नोट्स तुम बना रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो उससे सॉल्व हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। तुमको पता था आज से पहले तुमको पॉलिटी सबसे इजी लगता था, अब ये सारे सब्जेक्ट इजी लग रहे हैं जो तुमको हार्ड लगते थे। रियलिटी में यही नेचर है, और आप उल्टा नेचर समझ रहे थे, आपको लगता था पॉलिटी इजी है, नहीं।
एक बार पढ़ोगे तभी तो जानो, पॉलिटी के अंदर तो इतना कुछ है। PSIR ऑप्शनल, चलो अभी कुछ बच्चों ने ले रखा होगा तो नहीं बोलते, ये अच्छा टाइम नहीं है। prickly pear is an edible fruit but can spread quickly and ruin the farmland. It was introduced to Australia in 1788 and later become common in the New South Wales and Queensland. Cactoblastic Cactorum moth were released into the Australia in 1926 to fight it. I hope this is clear to everyone. So this is how you have to understand. ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? तो ये अपन को इस तरह से इसके अंदर अंडरस्टैंड करना, राइट? तो चलो क्वेश्चन करो सॉल्व। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा बनाया, एलिमिनेशन से होगा सॉल्व। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये चीज मैंने तुमको जानबूझ कर नहीं पड़ाई, वाटर हाइकनीथ की ये प्रॉपर्टी जो है जान, पर ये प्रॉपर्टी अगर एलिमिनेशन में नहीं आती तो भी तुम इसको अज्यूम कर सकते थे। कैसे? देखो ज्यादातर जो ये होता है ना, ये जैसे यूकोलिप्टस प्लांट है, यूकोलिप्टस सफेदेगा ट्री जो होता है, ठीक है, उसका भी ऐसा ही चीज है। इनके ना रूट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, तभी तो जाकर देखो रूट्स जिसके स्ट्रांग होंगे वही तो जाकर कंपीट करेगा दूसरे नेटिव स्पीसीज को। नेटिव स्पीसीज के कंपेयर में इनके रूट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो रूट्स का काम क्या होता है? रूट्स का काम होता है मिनरल्स और वाटर को खींचना, ये रूट्स का काम होता है। तो एक नेटिव स्पीसी है, राइट, ऐसे समझो, इसके रूट तो कमजोर है, इसकी मोटर जो लग रही है, इसका रूट का काम, ये रूट में एक मोटर लगी हुई है, ऐसे समझो। प्लांट को अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे, साइंस एंड टेक में बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तभी भी हम करेंगे, बट आप ये समझो इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है। मोटर का काम क्या है? एक तो पानी खींचना, एक न्यूट्रिएंट्स खींचना। ठीक है, जमीन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो उस न्यूट्रिएंट्स को खींचना जिससे कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ग्रोथ बढ़े। इसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको भी तो पानी चाहिए, तो उस तरह से। अब ये जो नेटिव स्पीसीज है ना, इसकी मोटर थोड़ी, इसकी हॉर्स पावर कम है, मोटर की कैपेसिटी, और इसकी हॉर्स पावर बहुत ज्यादा है। तो ये भाई तो सब कुछ खींच लेगा, ये तो पॉल्यूटेंट वॉल्यूटेंट पानी के अंदर से सब कुछ खींच लेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, जनरली आप यहां पर देखोगे जो इन्वेजिव स्पीसीज है उनकी रूट बड़ी स्ट्रांग होती है साहब, इसीलिए वो आउट कम्पीट कर जाती है नेटिव स्पीसीज को। और रूट स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि सारे के सारा जो विष है वो भी पी जाती है। तो ये इनकी खास बात है, दैट कैन बी यूज्ड एज ए व्हाट, वाटर प्यूरिफायर। ये वाटर प्यूरिफाई हो गया, पर प्यूरिफाई तो हो गया बट इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो वापस पॉल्यूट ही हो गया वो एक तरह से। तो ये एक है, द प्लांट हैज एबिलिटी टू ट्रैप एंड रिमूव टॉक्सिक मेटाबॉलिटिक एंड हार्मफुल हैवी मेटल्स फ्रॉम द वाटर। जैसे कैडमियम हो गया, कैडमियम बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस कर देता है, वाटर पॉल्यूशन होता है कैडमियम। फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड से दांत वांत पीले वीले हो जाते हैं, राइट, कमर झुक जाती है, फ्लोराइड पानी के अंदर पाया जाता है। तो उन सबको ये ले लेता है, खींच ले, ये अच्छी बात है। पर दूसरा आपको पता है इसका क्या? तो 2 and 3 विल बी करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड नॉन नेटिव स्पीसीज दैट एस्टेब्लिश, स्प्रेड एंड कॉज इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक हार्म, राइट, ये अपन इसके अंदर। अब एक एक हम पढ़ाते हैं इसके अंदर जो आपके करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया हुआ है, गैम्बूशिया एफिनिस। अब देखो इनके काम भी होते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा गलत ही है। गैम्बूशिया एफिनिस, अब गैम्बूशिया एफिनिस एक फिश है और इसका ये काम है कि इसको अगर तुम छोड़ दो साथ, तो ये सबको खा जाएगी। ठीक है, सबको खा जाएगी फिश, ऐसी इतनी खतरनाक फिश है। और बट इसका फेवरेट जो है ना, फेवरेट डिश, ये है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो और उनके बच्चे, समझ में आ रहा है? तो मॉस्क्यूटोज को खाने के लिए इसको छोड़ देते हैं, इस फिश को यहाँ पर और को भी खाएगी और छोटी फिशों को भी खाएगा, पर इसका सबसे होता है कि मॉस्क्यूटो मिल जाए कहीं, आज तो मॉस्क्यूटो खाने की इच्छा हो रही है, इसका फेवरेट डिश है। जैसा होता है ना हमको मोमोज खाने की इच्छा हो रही है, इसको क्रेविंग है मॉस्क्यूटो से, ये इसकी खास बात है। तो इसको छोड़ देते हैं हम, और छोड़ देते हैं तो ये खाती है फिर मॉस्क्यूटोज को, तो अपना काम हो जाता है। जिस वाटर बॉडी के अंदर मॉस्क्यूटोज ज्यादा होंगे ना, उसमें ये फिश छोड़ देते हैं। और इसीलिए केरला के अंदर ये करा गया, राइट, ये एक्सपेरिमेंट करा गया, इसीलिए तुम्हारे पंजाब पीसीएस के अंदर पूछ लिया गया है ना इस बार। तो जिन्होंने पढ़ रखा था, करंट अफेयर्स देख रखे थे, प्लस ये भी नोट्स के अंदर ही था मेरा पहले ही,
राइट, तो वो उनका हो गया सही। और डायरेक्टली क्या पूछा पता है, गैम्बूशिया एफिनिस क्या है, ये पूछा, क्या है, तो फिश है, दिखाएंगे अभी वो वाला क्वेश्चन। तो फिश also known as mosquito fish is widely used as a biological agent for controlling mosquito larvae. ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव लिस्टेड गम्बूशिया एज एन इन्वेजिव स्पीसीज। फिश हैज ए हाई ब्रीडिंग कैपेबिलिटी, और ये भी है कि एक बार ये अंदर चली जाती है तो बहुत तगड़ी तरह से रिप्रोडक्शन करती है। दे आर नोन टू ईट द एग्स ऑफ द कंपिटिटिंग फिश एंड द फ्रॉग टैडपोल्स, ये भी खा जाती है इन सबका। पर फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट फूड है इसका मॉस्किटो। दीज टू टाइप्स ऑफ फिश जो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पे गैम्बूशिया एफिनिस एंड गैम्बूशिया हॉलब्रोकी, ये एक पर्टिकुलर टाइप की फिशेज हैं, ठीक है, जो क्या है, जो कि एक तरह से मॉस्किटो फिश भी कहलाया जाता है। बोथ आर डेट्रीमेंटल इन्वेजिव स्पीसीज, है ना, बट इनको फिर भी हम छोड़ते हैं मॉस्किटोस के लिए। मॉस्किटोस को पूरा का पूरा ही फिश खा जाती है। अब देखो एक जगह इतने सारे मॉस्किटोस हैं, फिश आएगी सबको खा जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, मॉस्किटो कैन ईट, मॉस्किटो फिश कैन ईट मॉस्किटो लार्वे एज फास्ट एज द लार्वे हैच फ्रॉम द एग्स एज मेनी एज 100 पर डे। ठीक है, जैसे ये बच्चे पैदा कर रहा है ये खाई जा रही है, ये कर रहा है ये खाई जा रही है, जितने बच्चे पैदा करते हैं उतना खा जाती है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। तो आंध्र प्रदेश रिलीज कंबूशा फिनिश फिश इनटू द स्टेट वाटर बॉडीज टू कॉम्बैट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, मलेरिया डेंगू से बचाने के लिए। अब इतना इजी था, और ये इतना इजी क्वेश्चन आया था भाई यूपीएससी के अंदर। समझ रहे किस तरह से, वो सॉरी, पंजाब पीसीएस के इस बार का आप लोगों ने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, कई लोगों ने गलत भी करा होगा, ठीक है। तो देखो पंजाब पीसीएस के अंदर आप लोग अगर थोड़े से और सब्जेक्ट पढ़ लेते ना मेरे से, उस वक्त इकोनॉमिक्स पढ़ लेते, एनवायरमेंट पढ़ लेते, और पिछले साल वाले अगर 1.5 करके आज चले जाते ना, तो बहुत क्वेश्चंस बने थे इस बार उसमें से, है ना। ये केतन ने ही बताए थे मेरे को, सर ये सारे क्वेश्चंस मेरे इस तरह से सही हो गए थे, डायरेक्टली आ गए थे, राइट। चलो 33rd क्वेश्चन को। 33 का करेक्ट आंसर विल बी ए। देखो, इन्वेजिव स्पीसीज कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। सही बात है, सारे प्लांट्स को ये हटा देंगे। और आपने वाटर हाइकिंथ का देखा था, फिर उसका किस तरह का रूट होता है ना, वो बास्केट बनाने का काम आता है, तो उससे आप इसको फिर कर सकते हैं, राइट। जस्ट गिव मी मिनट, एक बार मैं चार्ज पे लगा लूँ लैपटॉप। है ना, तो ये आप समझ रहे हैं इसको, उस क्वेश्चन को, दे ऑफन प्रोड्यूस हाई बायोमास एंड ड्राई मैटर, फैल जाएंगे पूरी तरह से, है ना, तो बहुत सारा बायोमास ड्राई मैटर होगा जो कि फ्यूल की तरह, तो फॉरेस्ट फायर बहुत सारी इसके अंदर हो जाती है। दे सप्रेस नेटिव स्पीसीज दैट रेगुलेट माइक्रोक्लाइमेटिक मॉइस्चर, जो माइक्रोक्लाइमेटिक मॉइस्चर को सप्रेस करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उन नेटिव स्पीसीज को ही खत्म कर देते हैं। क्यों भाई लगा नहीं है, जस्ट मिनट।
चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और स्पीसी हम पढ़ लेते हैं, एक तरह से लेंटाना कमारा नाम की स्पीसी है ये, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसी है ना। ये एक तरह से इसके फूल इस तरह से होते हैं, राइट। और ये जो है ना, एक तरह से शब्स जो होते हैं ना, शब्स, घास फूस जो होती है उसके ऊपर है ना, थोड़े से प्लांट, थोड़े छोटे प्लांट जो होते हैं, राइट, वैसी है। और ये भी ब्रिटिशर्स से लाते हैं। ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोसिस्टम को भी खराब करा है, राइट। और ब्रिटिशर्स को ये फूल बड़े प्यारे लगते थे, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका से लेकर आए थे, राइट। और इन्होंने भी ये करा, ये बहुत रैपिडली स्प्रेड होने लगी। और थोड़े दिनों बाद हमको समझ में आ गया कि ये जो स्पीसीज हैं, दे आर नॉट, मतलब दे आर द इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इस तरह की स्पीसीज होती हैं, ये आपने देखी होगी, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते इसके, छोटे से पेड़ होते हैं, शब्स की तरह होते हैं, राइट। और इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर देखो, लेंटाना कमारा is a non-native shrub that introduced in India during the British period as an ornamental garden plant. It originally belonged to Central and South America. Over time, it escaped cultivation and spread rapidly into the forest, grassland, agriculture field, wasteland. It is called an invasive species because once introduced, it spread uncontrollable. Right? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, it is very highly productive, reproductive capacity है इसके. Generally, it grows fast and forms dense, thorny thickets. Right? These thickets block sunlight and suppress the growth of native grasses. जो ग्रास, अब छोटे छोटे प्लांट है तो इस तरह से उग गए, तो यहाँ पर जो ग्रास होगी, नेटिव ग्रास, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, वो तो पीली पड़कर खत्म हो जाएगी। एज ए रिजल्ट, नेचुरल फॉरेस्ट रीजनरेशन इज सीवियरली हर्ट। और अगर ग्रासेस नहीं डेवलप हो पाएंगी ना, तो सॉइल इरोजन बहुत जल्दी हो जाता है, और पूरा का पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है वो खराब हो जाता है। इट शोज एलियोपैथी, एलियोपैथी मतलब इट शोज रिएक्शंस, ठीक है। लेटिना रिलीजेस केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस भी रिलीज करती है सॉइल में, जो कि जर्मिनेशन नहीं होने देता नेटिव प्लांट का, बच्चा पैदा नहीं होने दे रहे हैं, जर्मिनेट नहीं हो रहा है वो, राइट। दिस गिव्स इट कंपिटिटिव एडवांटेज ओवर द इंडिजिनियस स्पीसीज। तो स्पीसीज की सीड ही जर्मिनेट नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा काम, राइट। फोर्थ, इट हैज नो नेचुरल प्रेडेटर इन इंडिया। भारत के अंदर कोई भी नेचुरल प्रेडेटर इसके अंदर नहीं था। और इसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट जो होगा भारत के अंदर बहुत ही खतरनाक होगा, राइट। इट कॉजेज लॉस ऑफ नेटिव बायोडाइवर्सिटी बाय रिप्लेसिंग डाइवर्स प्लांट कम्युनिटीज विद मोनोकल्चर लाइक द लेंटाना पैचेस। बस ये दिखते थे, फिर ये हम ही हम है। इट रिड्यूसेस ग्रास अवेलेबिलिटी। अब देखो इससे क्या होगा। अब ये शब्स हैं इस तरह से उग रहे हैं, ग्रास यहाँ पे उगती थी पहले, ये ग्रास अब उग नहीं पाएगी। अब ग्रास उग नहीं पाएगी तो डियर क्या खाएगा, अब डियर कुछ नहीं खाएगा तो फिर लॉयन क्या खाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो हर्बीवोरस जो होते थे, राइट, इवन हर्बीवोरस जो डिफरेंट डिफरेंट हर्बीवोरस हैं उनको भी इफेक्ट करने लगे, और हर्बीवोरस को इफेक्ट करेगी तो कार्निवोरस को इफेक्ट करेगी। तो इस तरह से एंटायर फूड चेन को इन्होंने, एक प्लांट ने एंटायर फूड चेन को, शेर तक को, जंगल के राजा को तो चिंतित कर दिया कि भाई मेरे हर्बीवोरस को घास नहीं मिल रही है, तुम वो नहीं खाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा। समझ रहे? इस तरह से आपको यहाँ पर लिंक करके रखना है इसको, राइट। प्लस फॉरेस्ट फायर बिकम मोर इंटेंस because dry lantana bushes act as a highly inflammable fuel, increasing fire frequency and severity. तो यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, पर्टिकुलर इसके ऊपर, लेंटाना कमरा। करो उसको जल्दी से कर लो, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। आज थोड़ा हम लेट तक क्लास लेंगे, राइट। हमको पर्टिकुलर इसके अंदर मतलब ये क्लास फुल फ्लैज क्लास हो रहेगी आपकी, 2 घंटे तक की क्लास हो रहेगी, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और कोई देखो आराम से, कोई ऐसा तो नहीं है कि दिमाग में बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में लोड तो आने की बात ही नहीं है। तो 1 and 2 will be right. It was introduced into India during the colonial period as an ornamental plant. It increases forest fire intensity by adding to the dry biomass. ठीक है, तो both 1 and 2 will be the correct answer. चलिए, अब हम आगे इसके अंदर पढ़ते हैं। ये हमने सारी स्पीशीज पढ़ ली, अब वापस से हम इकोसिस्टम के ऊपर जाते हैं। मैंने आपसे वादा करा था मैं आपको इकोसिस्टम के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, और कंपोनेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो 2 कंपोनेंट हमने समझा था, अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है भाई बायोटिक है अपना लिविंग, और ये पेड़ जो है ये भी बायोटिक है, जो सनलाइट आ रही है दैट इज अबायोटिक, ठीक है। अब अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उसको देखो, इतने सारे होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, इन सबको हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट। इकोसिस्टम तो हमने सिर्फ डेफिनेशन समझी अभी तक, है ना। और बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इनका किस तरह से फूड चेन चलता है, ये सब अपन को डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करना होगा। तो अभी तक हम जो पढ़े हैं स्पीसीज अपन ने अंडरस्टैंड कर ली है, पूरी डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीसीज अपन ने पढ़ ली है। अब हम वापस इकोसिस्टम पे आ रहे हैं, और इकोसिस्टम का बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट अपन इसके अंदर देख रहे हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आर देयर,
ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के कंपाउंड्स नहीं होते हैं, राइट। CHO नहीं होगा उसके अंदर। ये वाटर का मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, ये सब चीजें पढ़ाते रहेंगे आपको। खैर, अब हम सबसे पहले समझते हैं सनलाइट। सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर नहीं होगा, राइट। तो ये शेर है, शेर को भी अगर हम देखेंगे तो उसको हिरन को खाना है, और हिरन को खाने के लिए पेड़ होने जरूरी है, और पेड़ होने के लिए सनलाइट होना जरूरी है। बिकॉज सनलाइट का एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। सनलाइट के कारण ही, की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिससे पेड़ पेड़ बनता है, राइट। वो अपना खाना बनाता है, और उस खाने को ये खाता है, और इसको शेर खाता है, ठीक है। तो शेर को ऐसा लगता है मैं तो अपना खाना खुद ढूंढता हूँ, खुद खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ। नहीं भाई, ना तू खाता बनाता है, ना ये डियर बनाता है, ना हम बनाते हैं, कोई भी नहीं बनाता। ये जो होता है प्लांट, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड्स, दे आर मेकिंग देयर फूड बाय देमसेल्फ, है ना। अब हम क्या कहते हैं, जैसे आप भी बोलते होंगे, कुछ कुछ बच्चे हैं जो सर हम खाना खुद बनाते हैं, है ना, हम अपना खाना खुद बनाते हैं। सर नहीं बनाते भाई तुम। जैसे मम्मी बोलती है कि अपना खाना खुद बनाया करो, बोले मम्मी मैं बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऑटोट्रॉप्स थोड़ा ना हूं, है ना। ऑटोट्रॉप्स ही पूरी धरती पे, ऑटोट्रॉप्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, इनको फिर हम यूज करते हैं। अब इससे हमको ग्रेन मिला, व्हीट मिला, हमको राइस मिला, इसको हमने फिर यूज करा खाना बनाने के लिए। पर अपना आप खाना खुद बनाते हैं, व्हीट और राइस खुद थोड़ा ना बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स हैं कुछ, और प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉप्स हैं, और बाकी सभी हिट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स को भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, इन पे भी बहुत फंसे हुए क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रोडक्शन। कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है धरती पे जो कि ये काम कर सके प्लांट्स के अलावा, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली। हम ऐसे नहीं कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज करा और मंत्र पड़ा और हमारा खाना बन गया, पेट भर गया, चलो भाई। Therefore, they obtained it indirectly by eating the plants or the animals or both. तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। That's why we are not the autotrophs. Auto मतलब खुद बनाना। अब भाई, ये जो खाना बनाता है प्लांट, राइट, सोलर एनर्जी को यूज करके बनाता है। ओ माय गॉड सर, सोलर एनर्जी को यूज करके बताता है? हाँ। तो प्लांट एक ऐसी मशीन है, धरती के अंदर एक ऐसी मशीन बनाई है भगवान ने, जो क्या करेगी, सनलाइट को लेगी और फूड बना देगी। और इस फूड को अब सब खाएंगे, हम भी खाएंगे, डियर भी खाएगा, ठीक है, और सारे हर्बीवोरस खाएंगे, और उनको खाके लॉयन खाएगा, टाइगर खाएगा, ये सब जिंदा। तो जीवन जो है इसके कारण है, सन के कारण। सन ऐसे बोल देना कि मैं नहीं आ रहा भाई कल से, तो प्लांट खाना नहीं बनाएगा, फूड नहीं होगा। हर्बीवोरस क्या करेंगे? हर्बीवोरस क्या करेंगे तो कार्निवोरस क्या करेंगे फिर? आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, बट अभी ये समझ कि सनलाइट कैसे एक इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है, जो कि इकोसिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोसिस्टम, वापस से उस डेफिनेशन को याद करो, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट और इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इसके अंदर सनलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अगर सनलाइट न हो तो ये सब चीजें ना हो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, सनलाइट डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ ऑल द प्लेसेस व्हिच इन टर्न डिसाइड द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। अब देखो, आप यहां पर देखो, इक्वेटर के आसपास घने घने जंगल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहां पर सनलाइट, सन ज्यादा चमकता है इसके अंदर, तो सनलाइट ज्यादा है तो जीवन ज्यादा है सर। पोल्स पे तो नहीं मिलता हमको जीवन ऐसा, पोल पे हाथी घूम रहा है, ठीक है, देखा है कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं है। ओनली रीजन जो हम इसके अंदर देख सकते हैं, सनलाइट इज नॉट देयर। सनलाइट होती तो वहां पे भी बड़े बड़े जंगल होते, सनलाइट होती तो बड़े बड़े जंगल होते, वहां पर भी पूरा पूरा एक तरह से अपना प्रोडक्टिविटी बन जाता, ठीक है, पूरा इकोसिस्टम बन जाता। पर इसलिए पोल्स पे है ना, क्या है कि यहां पर जीवन नहीं है, क्योंकि यहां पे सनलाइट नहीं है। सनलाइट कहां है? इक्वेटर पे सनलाइट है। तो सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि एक लिविंग बीइंग को, हमको जीवित रखेगा, ठीक है। तो सनलाइट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ द इकोसिस्टम व्हिच अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ट्रॉपिकल रीजन्स रिसीव मोर सनलाइट सपोर्टिंग डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, व्हाइल पोलर रीजन रिसीव लेस सनलाइट। सनलाइट डिटरमाइंस द फोटिक जोन इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के अंदर भी अगर हम देखें तो फोटिक जोन, अभी हम पढ़ेंगे
कि सनलाइट पेनिट्रेट होती है, और ये जो रीजन होता है जहां तक सनलाइट पहुंच पाती है उसको फोटिक जोन बोलते हैं, और जो रीजन जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है ना उसको अफोटिक जोन बोलते हैं। तो सनलाइट डिटरमाइन द फोटिक जोन इन द वाटर बॉडी, द रीजन वेयर द सनलाइट पेनिट्रेट्स, सपोर्टिंग फोटोसिंथेटिक एनिमल्स लाइक द एल्गाई। द अफोटिक जोन्स डीपर रीजन्स विदाउट सनलाइट सपोर्ट नॉन फोटोसिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है जो कि फंडामेंटल है लाइफ के लिए, फंडामेंटल फॉर द लाइफ, है ना। तो आप देख रहे हैं ना, आपको तो साफ दिख रहा है पोल्स के ऊपर इतना ज्यादा हम देखेंगे तो जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वहां पे सनलाइट नहीं है। तो सनलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया सब अबायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। दूसरा, हम एक तो सनलाइट समझ गए और सनलाइट से रिलेटेड टेम्परेचर, पर टेम्परेचर पर्टिकुलरली टेम्परेचर जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि किस तरह के जीव जंतु यहां पर रहेंगे। कहीं पर निरंतर गर्मी ही पड़ती रहेगी तो वहां के जीव जंतु अलग तरीके से मिलेंगे। कहीं ऐसे है कि कुछ टाइम पे सर्दी है, कुछ टाइम पे गर्मी है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, तो ज्यादा जीव जंतु यहां पर मिलेंगे। कहीं ऐसे बिल्कुल ठंडा ही पड़ा है टेम्परेचर पोलर डायमेंशन के अंदर, तो वहां पे सिर्फ पोलर बियर्स और ये तरह के लोग ही मिलेंगे। तो जीव जंतु का इकोसिस्टम बनना, ये एक इकोसिस्टम हुआ ना, ये इकोसिस्टम बनना कौन डिसाइड कर रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। सनलाइट तो है ही, सनलाइट मैंने आपको बताया कि भाई अगर धरती पे आप देखोगे तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर के आसपास, यहां तक ही इक्वेटर के आसपास जहां जहां सन पहुंच रहा है ना, इस जगह पर सबसे ज्यादा जीव जंतु अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे इक्वेटर से ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? जो सन से दूर जा रहे हो, है ना। ऊपर मतलब लेटीट्यूड पे, ठीक है। तो ऊपर जा रहे हैं जैसे जैसे, तो यहां पर अपन को स्पीसीज कम मिल रही है। यहाँ ज्यादा थी भाई, यहाँ पूरा सिस्टम भरा हुआ था, अब यहाँ पे कम हो जाएंगी, कम स्पीसीज, यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो सनलाइट से ये डिफाइन हो रहा है इकोसिस्टम कैसे बने। अब यहाँ का इकोसिस्टम ऐसा है, यहाँ का इकोसिस्टम ऐसा है। यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है तो सही, बट उनके अंदर इंटरेक्शन अलग तरीके से है, यहाँ पर इंटरेक्शन अलग तरीके से। यहाँ शेर जंगल का राजा नहीं है, यहाँ के इकोसिस्टम के अंदर, यहाँ की कहानियों में शेर जंगल का राजा है नहीं, क्योंकि यहाँ शेर ही नहीं है। तो शेर जंगल का राजा है हमारी कहानियों में है, अमेरिका की बुकों में नहीं लिखा हुआ शेर जंगल का राजा, उन्होंने तो देखा ही नहीं शेर। और होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है भाई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वहां पे मोगली नाम का कैरेक्टर नहीं होगा, और मोगली होगा तो बिल्कुल ढका हुआ होगा, ऐसे नहीं कि मोगली ने बस अंडरवियर पहन के घूम रहा है मोगली, राइट, ऐसा नहीं होगा। वहां का कैरेक्टर अलग होगा, उसका ड्रेसअप अलग होगा, उनका इकोसिस्टम अलग होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, अब ये तो सनलाइट की बात हो गई। अब टेम्परेचर डिसाइड करेगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा या टेम्परेचर कम होगा तो वो डिसाइड करेगा कि भाई किस तरह के जीव जंतु यहां पर होंगे। टेम्परेचर विल डिसाइड दैट। और इसके अंदर मैं तुमको एक क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूं एक्चुअली, ठीक है। दैट इज नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड, गर्म खून जिसका होता है, और एक होता है कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। समझ में आ रहा है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट अपने आप होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपको उठाकर हम कश्मीर ले जाएं, वाओ सर, घुमाने के लिए नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कश्मीर से भी बच्चे देख रहे हैं, आमिर कश्मीर से हैं, ठीक है, और आई थिंक एक दो स्टूडेंट और हैं। तो ये जो लोग हैं, ये अभी देखो क्या मस्त तरीके से सर्दी में, पर ऐसा तो नहीं है सर्दी में जम गया आमिर, ऐसा बैठा है बिल्कुल जम गया, फिर सुबह जो होगा आमिर थोड़ी धूप वूप निकलेगी तब जाकर वापस आएगा, ऐसा तो नहीं। इसके बॉडी ने अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लिया आराम से, रेगुलेटर लगा हुआ है बॉडी के अंदर। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम लोग कश्मीर चले जाएं अभी तो हम लोग जम गए वहां पर, ऐसा तो नहीं। कितनी भी सर्दी पड़े आदमी जम थोड़ी ना जाएगा, जम के मर गए साहब, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, वो कंटिन्यूसली एनर्जी हमको प्रोवाइड करता रहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है बॉडी का वो मेंटेन रहे। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी में ऐसा थोड़ा ना, गर्मी में फट गई हमारी नसें, ऐसा थोड़ा ना होता है, मर गए भाई, फट गए, सारी नसें फट गई, ऐसा नहीं होता ना। तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ रेगुलेटर है जो बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहा है, चाहे कितनी सर्दी पड़ जाए, चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए। पर ऐसी काबिलियत हर एक एनिमल के अंदर नहीं होती।
कुछ एनिमल होते हैं दैट आर कोल्ड ब्लडेड, अभी हम इसको समझाएंगे। पहले वार्म ब्लडेड समझ गए, और वार्म ब्लडेड के एग्जांपल्स होंगे सभी तरह के मैमल्स। मैमल्स मतलब जिनकी फीमेल्स के अंदर, है ना, वो स्पीसीज जिनकी फीमेल्स के अंदर मैमेलरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, दैट आर नोन एज मैमल्स, है ना। तो और बर्ड्स, ये सारे जो होते हैं ना, दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता, ये कश्मीर में जाके भी ऐसे फटेंगे नहीं, राइट, मतलब जमेंगे नहीं, और कहीं इक्वेटर के आसपास चले गए अफ्रीका की साइड, तो ऐसे नहीं कि फट गए। तो दे आर वार्म ब्लडेड, इनका बॉडी के अंदर इंटरनल रेगुलेशन है, स्विच है, वो अपने आप ऑन होता रहता है और ऑफ होता रहता है। जब ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो ऑफ हो जाएगा, ठंडा करने लग जाएगा, ठीक है, और ज्यादा ठंड हो जाएगी तो फिर ऑन हो जाएगा, हीटर ऑन हो जाएगा बॉडी का। बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, समझ में आ रहा है, चाहे कितना भी ठंड पड़े चाहे कितना भी गर्मी पड़े। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है सर्दी में, एक तरह से आप देखो सर्दी के अंदर है ना, अपनी बॉडी गर्म होने लग जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, राइट, जो भी मैमल्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग आराम से मस्त रहते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, कश्मीर भी चल जाएंगे तो फिर अफ्रीका में भी चल जाएंगे। पर कोल्ड ब्लडेड के पास ये लिबर्टी नहीं होती। कोल्ड ब्लडेड ऐसा एनिमल है जो कि फट जाएगा भाई, अगर ज्यादा गर्मी में चला गया तो फट जाएगा लिटरली, समझ में आ रहा है। तो गर्मी जहां पे दिखेगी वहां से उधर उधर होने की कोशिश करेगा, या फिर ज्यादा सर्दी के अंदर जम जाएगा बेचारा, जम के मर जाएगा, समझ में आ रहा है। दे आर द कोल्ड ब्लडेड, दे डू नॉट हैव द रेंज, दे कैन नॉट टोलरेट एक्सेसिव टेम्परेचर्स रेंज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कोल्ड ब्लडेड वाले। कोल्ड ब्लडेड वाले बोलेंगे साहब हमको ज्यादा सर्दी में नहीं जाना। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड्स, आप देखो, आपने चिपकली कितने दिन हो गए देखे हुए, देखिए आसपास अभी चिपकली दिखती है आपको छतों पे, अभी किसी को दिखिए, लेटेस्ट किसको दिखिए चिपकली, चिपकली की बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स नहीं दिखी, क्यों, कहां चली गई, क्यों नहीं दिखी, क्योंकि सर्दी पड़ रही है साहब। छिपकली का मौसम होता है बिल्कुल, जब मॉडरेट सा मौसम होगा ना तब आएगी निकल कर बाहर, तब आकर अपन देखेंगे चिपकली चिपकली ऊपर घूम रही है छतों पे। वो कहां से आ गई एकदम से, क्योंकि अब ये मॉडरेट सा मौसम है, इनसे सहन नहीं होती सर्दी, इसलिए नहीं है ये। अब ये कहीं छुपी हुई होंगी किसी गड्ढे में बेचारी, कि जीवन निकल जाए किसी तरह से, ठीक है, जहां पर ज्यादा सर्दी नहीं है, छुपी हुई होंगी। अभी ये बाहर निकल कर आ जाए तो फट जाए, मतलब जम जाए तो मर जाए। तो ये हमारी तरह इनके पास लिबर्टी नहीं है टू गो एनीवेयर। अगर ये कश्मीर में नहीं मिलती होंगी चिपकली इतनी, और मिलती होंगी तो उस मौसम में मिलती होंगी जहां पे मॉडरेट सा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर डिसाइडिंग ना किस एनिमल को कहां पर होना है। इनको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होता। अब क्रोकोडाइल पानी में रहता है, क्रोकोडाइल पानी में रहता है तो एम्फीबियन, पर यहां पर कोस्ट पे कम आता है, कोस्टल एरिया के अंदर आ सकता है, चल सकता है आराम से, सड़कों पे घूमता हुआ देखा होगा आपने क्रोकोडाइल यूट्यूब पे, और इधर एक पानी ज्यादा आ गया, फ्लड आई तो सड़कों पे क्रोकोडाइल आ गए, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर दे आर नॉट कंफर्टेबल इनफ, बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो ये कहेंगे हम पानी में रहेंगे, और पानी में भी इस जगह रहते हैं, ऊपर की साइड रहते हैं, ऐसे नीचे नहीं रहते, नीचे सर्दी है बहुत, तो ऊपर ही तैरते रहते हैं, समझ रहा है। फ्रॉग, कहां गए मेंढक, बरसाती मेंढक, ये मेंढक तो है ही फेमस बरसात के टाइम, बरसात टाइम के एक तरह से टेम्परेचर बढ़ा ही क्या हो जाता है, कूल सा हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर एकदम से आ जाते हैं। अभी कहाँ है फ्रॉग, कहीं छुपा हुआ बेचारा बैठा हुआ कहीं, डरा हुआ सा, समझ में आ रहा है? और इनकी बॉडी है ना, ऑटोमेटिकली जब ऐसी ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो अभी खाना वाना कहां से खाएंगे, फ्रॉग कहां से खाएगा, बाहर नहीं निकलेगा।
तो बॉडी अपने आप ऐसे अडेप्टेशन हो जाता है कि बॉडी अपने आप को एक तरह से अपनी एनर्जी को सेव करने लग जाती है। कुछ काम है बॉडी के वो धीरे हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, जिससे कि ज्यादा हमको एनर्जी यूज नहीं करने पड़े। फिर वो एनर्जी को बहुत कम समय तक, क्योंकि खाने को है नहीं, बाहर जाएगा जब भी तो खाएगा, बाहर जा नहीं रहा, तो बॉडी अपने आप को सारी जो होती है अपनी कुछ एक्टिविटीज को खत्म कर देती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कुछ एक्टिविटी, तो थोड़ी बहुत गर्मी होगी तब जाकर ये बाहर आएगा, राइट। हाँ, अब थोड़ा सा कोल्ड ब्लडेड को इस तरह से, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड मतलब जम गया आदमी, राइट। ऐसे बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। क्यों बोलते हैं उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर? कि भाई ऐसा मर्डर है जिसको देख के, इतना ब्रूटल मर्डर है कि उसको देख के आदमी खड़ा का खड़ा रह गया, मतलब जम गया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऐसे बोलते हैं ना। अगर हम देख ले किसी का मतलब बहुत बुरी तरह से मारा हुआ है किसी को, तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलते हैं उसको। मतलब कि हमारा जो शरीर है वो वार्म ब्लडेड है, फिर भी हम जमे रह गए, देखते रह गए भैया ऐसा है। अब जैसे शरीर एक तरह से कोल्ड ब्लडेड बन गया। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वार्म ब्लडेड मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड स्नेक। स्नेक भी देखो हर जगह नहीं मिलता, और घरों में भी बिल बनाकर फिर छुपता है ना। बिल बना के रहना जरूरी है, ऐसे क्यों नहीं घूमता, डरता थोड़ा ना तुमसे। बिल बना के इसलिए रखता है क्योंकि उसको अंदर टेम्परेचर वाला मिल जाता है जो उसको चाहिए। क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो यहां पर देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक तरह से वार्म ब्लडेड को पढ़ते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑल्सो नोज एक्टोथम्स। ये भी याद रखना, कहीं कोल्ड ब्लडेड पूरा पढ़ लो और एक्टोथम्स आ जाए लिखा हुआ, और वहां पे परेशान होते रहो। एक्टो में सी आ रहा है और एंडोथम्स बोलेंगे वार्म ब्लडेड को, एंडो के अंदर सी नहीं आ रहा है, तो सी फॉर कोल्ड ब्लडेड। एक्टोथम्स कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली। अपने आप इनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है, हमारी बॉडी के पास तो मैकेनिज्म है, ऑन ऑफ होता रहता है, इनके पास नहीं है। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरमेंट। जितना एनवायरमेंट का टेम्परेचर उतना ही बॉडी का टेम्परेचर। ठंड में ठंडी रह गया, अपना शरीर तो गर्म रहता है ठंड में भी। समझ में आ रहा? वो तो हम लोगों को है ना अपने शरीर का पोटेंशियल यूज करना आता नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है? जो अपने शरीर का पोटेंशियल यूज करना आ जाता है, जैसे मेडिटेशन और ये जो लोग होते हैं ना, है ना, जिनको इंटरनल एनर्जी इतनी ज्यादा है हमारे अंदर, उसकी कोई हद नहीं है, बट हम अपने लिमिटेड एनर्जी को यूज कर पाते हैं, है ना। मेडिटेशन कर करके लोग ऐसे हो जाते हैं सर्दियों में भी बिना कपड़े के रह सकते हैं। वो देखते हैं ना हिमालय पे बहुत सारे, ऊपर ऊपर जहां पर हिमालय पर जाओगे तो बहुत सारे लोगों ने, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहन रखे और तपस्या कर रहे हैं। तप तप करने का मतलब ये होता है, तप करने का मतलब क्या है कि आपकी अब सब काम बॉडी करेगा अपने आप। अब तप, जैसे तपस्वी होते थे पहले, वो 40-40 साल तक तप ही करते रहते हैं। खाने पीने का सिस्टम कौन देख रहा है उनको? फिर बॉडी खुद, बॉडी में मैकेनिज्म है वार्म ब्लडेड। उन्होंने अपनी बॉडी का वो मैकेनिज्म को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया, राइट, इस तरह से। तो कोल्ड ब्लडेड क्या है? कोल्ड ब्लडेड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरमेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंस, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद द एनवायरमेंट चेंज। जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा बॉडी का टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो 37 डिग्री के आसपास ही रहेगा। एनर्जी एफिशिएंट, यूज लेस एनर्जी फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशंस, कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड। एक्टिविटी लेवल्स, एक्टिविटी इन द वार्म टेम्परेचर एंड स्लगिश इन द कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में बिल्कुल एक्टिविटीज कम हो जाती है, वार्म होता है थोड़ा सा टेम्परेचर तब ठीक रहता है। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, लिजार्ड्स, snake, crocodiles, they come under the category of cold blooded. एक्टोथर्मल आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। तो आप देखेंगे जब भी कोल्ड कंडीशन होती है ना, तो इनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन चला जाता है, ठीक है। तो डाउन चला जाएगा तो इनकी एक्टिविटीज जो होती है ना वो कम हो जाती है, जिससे एनर्जी ज्यादा यूज ना करेगी, मूवमेंट कम करने लग जाएंगे। डाइजेशन इनका जो होगा वो सिस्टम थोड़ा सा कम वर्क करने, मोटर घूम रही है वो अंदर कम घूमेगी क्योंकि एनर्जी नहीं है अब अपने पास। एक्टिविटीज कम करने लग जाएंगी, एक्टिविटीज कम हो जाएंगी इनकी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जो चीजें होती हैं ये आप इसके अंदर समझें कि इस तरह से ये सिस्टम चलता है। कोल्ड ब्लडेड को जीवन जीना है तो उसको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अब वार्म ब्लडेड एनिमल आर आल्सो नोन एज एंडोथर्म्स, इनको एंडोथर्म्स अपन बोलते हैं। मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, है ना। तो देखो इंटरनल रेगुलेशन है इनके अंदर, इंटरनली थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टू कीप ए स्टेबल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर
टिपिकली रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस तक इनका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। अडेप्टेबिलिटी देखोगे तो कैन सर्वाइव इन ए वाइड रेंज ऑफ द एनवायरमेंट फ्रॉम हॉट डेजर्ट टू द कोल्ड आर्कटिक रीजन्स। और एग्जांपल्स आप देखें, बर्ड्स एंड मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, है ना, डॉग, कैट, एलिफेंट, स्पैरो, ये सब चीज जो होती हैं ये वार्म ब्लडेड है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये देखो मैमल्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, पढ़ लेना। मैमल्स, मैमलरी ग्रांट्स, जिसको होता है फीमेल मैमल्स पोजेस मैमलरी ग्रांट्स दैट प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश यंग वंस, दैट्स व्हाई इनको मैमल्स बोला जाता है। ठीक है। और मैमल्स आर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, दैट इज वर्टिब्रेट्स बिलोंगिंग टू द क्लास मैमेलिया, कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स। वार्म ब्लडेड होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं उसके ऊपर, कुछ कुछ बॉडी हेयर्स होंगे, राइट। हमारे शरीर पे भी कुछ कुछ जगह पे मतलब कुछ कुछ जो है वो बॉडी हेयर्स हैं, जैसे ये हेयर्स हो गया, राइट। हाथों पे आप देखोगे तो हेयर्स है, राइट। Organism can tolerate only some range of the temperature and the humidity. The level of the thermal tolerance of the different species determined to a large extent their geographical distribution. I hope this is clear to everyone. यहाँ तक अब आपको इसके अंदर समझ में आ। अब हम कुछ और डेफिनेशन समझेंगे जो कि यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। एक होता है यूरी थर्मल। यूरी थर्मल, यूरी थर्मल वो होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि हम कह रहे हैं कि वार्म ब्लडेड आर जनरली यूरी थर्मल्स। दे कैन टोलरेट वार्म रेंज ऑफ टेम्परेचर, माइनस से लेकर आप देखेंगे जहां 50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस तक का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज देयर। अब यूरी थर्मल एक है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल के पास ये रेंज नहीं है। दे आर हैविंग द नैरो रेंज, इतनी रेंज है भाई टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर रह सकते हैं, इतनी बड़ी रेंज इनके पास नहीं है। तो स्टेनो मतलब कम रेंज, यूरी मतलब ज्यादा। यूरी थर्मल मतलब जिसके पास वाइड रेंज है, वाइड रेंज टेम्परेचर के अंदर वो रह सकता है, दैट इज नोन एज यूरी थर्मल। जो मैंने अभी आपको बताया इसको आप वैसे भी देख सकते हैं। ये जो होते हैं यूरी थर्मल्स आर जनरली वार्म ब्लडेड आर द यूरी थर्मल्स। तो इनको बस एक टर्म दे दी, जो ज्यादा रेंज टेम्परेचर के अंदर रह सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज यूरी थर्मल। वही स्टेनोथर्मल क्या होता है, उनका ज्यादा रेंज नहीं है टेम्परेचर को उनके पास, दे डू नॉट हैव गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर। So organisms which can tolerate and thrive in a wide range of temperature, animals, cat, tiger, dog, etc. Stenothermal organisms which are restricted to a narrow range of temperature, polar bear, frog, lizard, coconut, right? Some fish species like carp can survive in both warm and the cold waters. Right? कुछ होते हैं जो दोनों के अंदर रह सकते हैं, वार्म के अंदर भी, कोल्ड वाटर्स के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड आप यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं। अब ये नहीं बस अबायोटिक कंपोनेंट, ये 4 अबायोटिक कंपोनेंट है, ऐसा नहीं, इनके अंदर भी ये क्वेश्चंस कहां से करोगे फिर। ठीक है, तो यहां से ये वाला क्वेश्चन करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन कोल्ड ब्लडेड फ्रॉम द वार्म ब्लडेड।
चलिए, which one of the following correctly distinguish between cold blooded from the warm blooded animals, right? कोल्ड ब्लडेड डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एट ऑल, राइट? तो यहाँ पर ये देखो एट ऑल जो है ना वर्ड, दैट इज कि थोड़ा बहुत तो रेगुलेट होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रेगुलेट नहीं होता है ना। तो डू नॉट रेगुलेट, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, पर एट ऑल जो वर्ड आ जाएगा ना, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट राइट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करते, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे नहीं कि निकलते ही जम गए साहब, ऐसा थोड़ा ना होता है। थोड़ा देर तक तो बॉडी रेजिस्ट करता है, पर पर्टिकुलर इस तरह से क्या है कि लंबे समय तक नहीं कर पाता। थोड़ा देर मतलब कुछ कुछ, तो एट ऑल वर्ड जो होता है दैट विल बी रॉन्ग। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पर दिया गया, आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, आगे के भी पढ़ने चाहिए थे, ठीक है? तो वहां बिल्कुल कम स्लाइटली सी रेंज है इनके पास, ठीक है? वार्म ब्लडेड एनिमल डिपेंड एंटायरली ऑन द एक्सटर्नल हीट सोर्स, नो। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का तो खुद के अंदर होता है, राइट? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैव ए बॉडी टेम्परेचर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वार्म ब्लडेड एनिमल कैन नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन के अंदर वार्म ब्लडेड सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। हम जा सकते हैं कश्मीर में, आराम से घूम सकते हैं ठीक है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अब ये कर दो जल्दी फटाफट। Both first and second is the correct answer. C will be correct answer. 36 का C. Reptiles and amphibians are generally cold-blooded, and birds and mammals are the warm-blooded. Right? So C will be correct answer. 37 का B will be correct answer. Ability to remain active in the cold environment also. तो that is warm-blooded का, है ना? तो लोअर फूड रिक्वायरमेंट ऐसा तो नहीं। अब देखो, अब भाई ये इंजन जो बॉडी के अंदर है, वार्म ब्लडेड हमारे अंदर है। अब देखना, किसी दिन ऐसा करना तुम खाना कम खाना, फास्ट जैसे होता है ना, तो फास्ट के टाइम क्या होता है, बॉडी को ठंड लगने ज्यादा लग जाती है, ठंड ज्यादा लगने लग जाती है, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी, अब आप कोई दिया जला रखा है अंदर, तो उसको तेल तो देना पड़ेगा ना। तो कहेंगे हम भूखे रहने। जिसका ना सर्दी ज्यादा लगती है ना, आप में से कई लोगों को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, उनकी डाइट देखना बहुत कम है, एक रोटी 2 चपाती से ज्यादा नहीं खा रहे। तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि बॉडी, आपको लगता है बॉडी की रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। आपकी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर ये है कि आपके इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है चीजों को, इसलिए आपको कम भूख लग रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि दिए में तेल डाल दिया गया है, दिए में तो तेल नहीं आया है फिर भी, तो ठंड ज्यादा लगेगी बॉडी को, खाओगे नहीं तो ज्यादा ठंड लगेगी, सीधी सी बात है। सर्दी में इसलिए अपन ज्यादा खाना खा जाते हैं, सर्दी में 5-6 रोटियां खा जाते हैं ना, मम्मी परेशान हो जाती कितना खाएगा भाई, कितनी बनाऊं ठीक है? भूख 3-4 रोटी में तो पता ही नहीं चलता, ये तो स्टार्टर का काम करती है ठंड में, क्योंकि हमारे टेम्परेचर, अब बाहर का टेम्परेचर तो और ज्यादा हीट चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए, ऐसा होता है। चलो, अब हम थोड़ा थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, एक कॉन्सेप्ट है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, राइट? देखो भाई, ऐसे समझो कि ये पानी है ना पूरा, और ये सूरज यहाँ पर चमक रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा पानी ही गर्म हो गया। ओशन का वाटर समझो, ओशन का डायमेंशन, आप पानी का हाथ लगाते हैं, हाँ गर्म ही है पानी, तो ऊपर ऊपर का गर्म है भाई, नीचे के जाओगे ना, नीचे का ठंडा जम जाओगे पूरा, इतना ठंडा है नीचे का। क्यों? क्योंकि कुछ लेयर तक ही सनलाइट जा पा रही है ना, यहां तक सनलाइट जा पा रही है, तो यहाँ का पानी गर्म कर दे रही है, और यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म होता है, फिर यहाँ का गर्म होता है, फिर यहाँ का, फिर इस तरह से, और नीचे तो एक पॉइंट आता है, उसके बाद तो ठंडा होना एकदम से रैपिडली डिक्रीज होने लगाता है टेम्परेचर, रैपिडली डिक्रीज। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि पूरा, अगर हम देखें किसी भी वाटर बॉडी के अंदर सारा टेम्परेचर सेम नहीं है, ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे का थोड़ा थोड़ा कम है, नीचे और जाओ, नीचे जाओगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर्ड फॉर्म के अंदर, तो टेम्परेचर इज इन द लेयर्ड फॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर। तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब अगर हम देखें, अभी इस डायग्राम को अपन समझते हैं ना, इस फिनोमेना वेयर ए वाटर बॉडी सच एज लेक और द रिजर्वायर डेवलप डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द वाटर विद इन द with different temperature, right? These layers
फॉर्म ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर विद वार्मर वाटर जनरली फाउंड एट द सरफेस। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो लेयर होती है ना जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज एपिलिम्नियन। ठीक है, एपी, राइट। ये वाली जो रेंज है, इसके नीचे जो पानी यहाँ पर देखो थोड़ा कम ठंडा है, मतलब थोड़ा ज्यादा ठंडा है, ये है मेटालिम्नियन। और इसी को हम थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं। इसको थर्मोक्लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, वो एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट। ये एक तरह से ये गर्म है और ये ठंडा है, पानी ठंडा है, इसके बीच की लेयर जो है दैट इज नोन एज मेटा। मेटा मतलब जो दो चीजों के बीच के अंदर होता है, दैट इज नोन एज मेटा। समझ रहा है? तो ऊपर एपी है और नीचे हाइपो है और बीच में मेटा है। ये पॉइंट अपन को समझना होगा। ये एपी, ये मेटा को ऊपर मत लिया ना, ठीक है, और हाइपो नीचे है। ये बहुत ज्यादा हाइपर, हाइपर है ना, तो हाइपर याद कर लो हाइपो से। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंडा बहुत ज्यादा है। और ये एक तरह से एपी, एपी होते हैं ना, एपीफिज। तो गर्मी में रखी थी सूरज में, गर्म हो गई, ऐसे समझ लो। ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, एपिलिम्नियन। एपिलिम्नियन जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। गर्म एप्पल फीस पीकर देखना कितना गंदा टेस्ट कर रहा है, तो उसका एपिलिम्नियन। मेटा मतलब बीच का भाई। हाइपो मतलब हाइपर हो गया, स्वाभाविक हाइपर ठंडा हो गया, हाइपोलिम्नियन। द बॉटम लेयर विथ कोल्ड। अब ये थर्मोक्लाइन जो है ना, थर्मोक्लाइन, ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, ऐसा रेंज ही मान लो आप, जिसके बाद एकदम से टेम्परेचर जो है ना डिक्लाइन हो गया। जैसे देखो यहाँ पर कलर एकदम से चेंज हो गया और टेम्परेचर डिक्लाइन हो गया, और बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि अब नीचे जाते जाते और ज्यादा हो रहा है, अब बिल्कुल ठंडा हो गया है। यहाँ पर देखो कांस्टेंट ये कलर है इसका। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे गर्म था, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, और फिर उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे तो हाइपोलिम्नियन आ जाएगा। तो बॉटम लेयर होती है, राइट। तो एपिलिम्नियन अगर आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट द अपर मोस्ट लेयर वेयर द वाटर इज वार्म ड्यू टू द डायरेक्ट सनलाइट। इट इज वेल मिक्स बाय द विंड एंड हैज हाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेवल हाई होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से ऑक्सीजन लेवल हाई किसकी है? मेटालिम्नियन, द मिडिल लेयर विच is rapid drop in the temperature with the depth. This zone acts as a barrier preventing the mixing of the water between the upper and the lower layer. Hypolimnion, the bottom layer with cold dense water. This region is not exposed to sunlight and its oxygen level may deplete over time, especially in the stagnant condition. ठीक है, जब वाटर करंट्स, अभी क्या होता है कि करंट्स आपने पढ़े होंगे तो ऊपर का पानी नीचे आ जाता है, नीचे का पानी ऊपर चला जाता है, इस तरह से करंट्स होते हैं ना, सर्कुलेट होता रहता है। अगर स्टैटिक कंडीशन है तो उसकी बात अपन इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो टेम्परेचर इस तरह से यहाँ पर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब समझे। अब इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन देखो टेम्परेचर अपन समझ गए है ना, सनलाइट अपन समझ गए, और फिर वाटर की बारी आएगी, वाटर को अपन समझेंगे। ठीक है, अभी ये आप पहले इसके अंदर क्वेश्चन करो, 38 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आते अगर अपन पढ़ते नहीं तो, और इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया मान लो, ये देखो। अब दिस इज मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी। चलो बच्चों को एक अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं, बट आपको अगर नहीं पता होगा इन टर्म्स को तो आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एपिलिम्नियन, है ना। ऐसे हमको चीजें को समझ में आना चाहिए बच्चों। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, 41। सो करेक्ट आंसर इज सी।
थर्मोक्लाइन इज अ लेयर विद द स्टीपेस्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब अब नीचे जैसे जैसे आएगा तो टेम्परेचर घटता जाएगा. स्टीपेस्ट. हाइपोलिम्नियन इज यूजुअली कोल्डर एंड डेंसर देन द एपिलिम्नियन, दैट इज आल्सो करेक्ट. तो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. तो अब अपन वाटर और पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा. अच्छा, किसी को कोई टेंशन है अभी और पढ़ सकते हैं, थोड़ा आधे एक घंटे और पढ़ लें. ऐसा लग रहा है ना कुछ पढ़ा ही नहीं, नहीं लग रहा? बताओ, आधे घंटे और पढ़ सकते हैं? कौन कौन बच्चा रेडी है आधा घंटा और पढ़ने की? अब तुम्हारी जबान नहीं निकलती है, अब नहीं बोलोगे कुछ? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप मना भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. हमको टॉर्चर नहीं करना है, बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है अच्छे से. रेडी हो? चलो भाई, सभी रेडी हैं तो फिर हमको तो रेडी होना ही पड़ेगा. चलो, अब हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं. वाटर क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग. सर, वाटर सबसे जरूरी है, पर पानी नहीं पीते ना, तब पानी के बिना तो कुछ नहीं है, राइट? बिन जल सब सून, राइट? बिन पानी सब सून. इट ओनली फैसिलिटेट्स एंड प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द मेजोरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही, तो बायोकेमिकल रिएक्शन बिना पानी के नहीं होगा. एक मीडियम तो होना चाहिए ना, उसके अंदर ही बायोकेमिकल रिएक्शन होगा. दैट्स वाई क्रैम्प आ जाते हैं, जब पानी नहीं पीते तो क्रैम्प आ जाते हैं, राइट? बट ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी अगर हम देखें तो बहुत सारा पानी पानी से बना हुआ है, राइट? ज्यादातर हमारे बॉडी के अंदर पानी है, राइट? ऑल्सो वाटर बॉडीज are the habitats of many aquatic plant and animal. That's why water is very important for the body also, और for the marine जो है उनके लिए तो water is very important. ठीक है, अब वाटर के अंदर भी बहुत सारी आपको क्लासिफिकेशन समझना है. ठीक है, अपन वो तो समझ लिया, एपी गर्म हो गई तो एपिलिम्नियन, ठीक है, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन, ये टेम्परेचर का थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है ना वाटर बॉडीज के अंदर. अब हम वाटर के अंदर समझे तो वाटर के अंदर अगर मान लो कोई ऐसा पानी भी हो सकता है ना, कोई ऐसा जीव हो सकता है जो कहे कि भाई मेरे को है ना खारे पानी में रहने में मजा आता है, खारा खारा सा पानी हो तो मजा आ जाता है लाइफ के अंदर. ठीक है, एक ऐसा हो सकता है वो ऐसे सोचे कि यार मैं खारे में भी रह सकता हूँ और फ्रेश वाटर में भी रह सकता हूँ. खारा पानी मतलब आप समझ रहे हैं, जिसकी सैलिनिटी ज्यादा है. बोले रोज सुबह खारा पानी मिल जाए और जीवन में चाहिए क्या? एक ऐसा कि आई एम वेरी स्टेबल, कि यार मैं खारे पानी में भी रह सकता हूँ, तो इसकी लिमिट ज्यादा है ना. इसमें मान लो जो सैलिनिटी वाटर की है वो बहुत ज्यादा है एक जगह, और एक जगह बहुत कम है, इसमें ये दोनों में रह सकता है. और ये भाई कम सैलिनिटी, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सैलिनिटी में ही रह सकता है. ठीक है, तो इसके आगे यूरी लगाऊं कि इसके आगे यूरी लगाऊं? यूरी कहां पर यूज करूं मैं? सॉरी, ए और बी, मैंने बताया ए और बी में से कहां पर यूज करूं? बताओ जल्दी से, ए और बी में से कहां पर यूज करूं यूरी वर्ड? यूरी वर्ड यहां पर आएगा. यूरी मतलब जिसके अंदर लार्ज रेंज है, ठीक है ना? यूरी, यूरी वर्ड जो होता है जिसके अंदर लार्ज. और स्टेनो कहां यूज करूं? स्टेनो यहां कर दूंगा, इसके अंदर छोटी रेंज है, दैट इज स्टेनो. बताया था ना, अभी तो पढ़ा है. और क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी की बात कर रही है, तो सैलिनिटी का मतलब सैलिनिटी को बोलते हैं जैसे यूरी हेलाइन, सेलाइन होता है ना, वैसे याद करो हेलाइन. तो यूरी हेलाइन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि ज्यादा रेंज ऑफ सैलिनिटी को टोलरेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज यूरी हेलाइन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, तो यूरी हेलाइन वो होगा जो, और स्टेनो हेलाइन कौन होगा? जो कि कम रेंज ऑफ सैलिनिटी को स्टेनो हेलाइन, जो बहुत ही नैरो रेंज की भाई यही सैलिनिटी होनी चाहिए. जैसे कि कोरल्स है, कोरल्स को एक पर्टिकुलर सैलिनिटी के अंदर ही जी सकते हैं वो, और वो रेंज बहुत कम है, तो जैसे ही सैलिनिटी बढ़ेगी कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक ये फिश सुनी है किसी ने, ट्रॉट, ट्रॉट फिश सुनी? कोई हिली एरिया का पर्सन होगा उसको बताओ. ट्रॉट फिश होती है, रेनबो ट्रॉट होती है. तुषार को पता है, केतन को पता है, और ये तो सबको पता होगा. ट्रॉट फिश, अरे खाने की नहीं बोल रहे, सुनने की बोल रहे हैं कि साहब हम तो नॉन वेजिटेरियन, हम तो जबान पे नाम नहीं आने देते. बस दो ही बच्चे. ट्रॉट फिश इतनी फेमस क्यों है? अच्छा, फिश जो होती है उसका एक नेचर होता है. फिश जो होता है ना, कोई एक मछली पूरा पानी गंदा कर देती है, आपने सुना होगा. तो बहुत ही गंदे पानी में ये फिश रहती है, राइट? है ना, गंदगी जो होती है फिश को पसंद होती है, इसीलिए
आप देखेंगे एक्वेरियम जो होता है उसको अपन को साफ करना पड़ता है रेगुलरली। ट्रॉट फिश होती है ना, ये कहती है कि मैं तो फ्रेश वाटर में रहूंगी, मैं फ्रेश वाटर के अंदर ही रहूंगी। तो ट्रॉट फिश का नेचर होता है जहां पर फ्रेश वाटर वहीं रहेंगे, इसलिए ट्रॉट फिश इज वेरी, बहुत ज्यादा बिकती है ट्रॉट फिश। हाँ, फिश टिक्का अच्छा बनता है, डिलीशियस टेस्ट, वाई बिकॉज इट यूज टू लिव इन द फ्रेश वाटर। एक नाले की पानी की फिश लो और एक ट्रॉट फिश लो तो अलग तो होगा ना। ट्रॉट फिश मतलब जो कि इसकी एक तरह से रेंज है ट्रॉट फिश की, भाई मैं इसी रेंज में रहूंगी, इस फ्रेश वाटर, इसमें सैलिनिटी की रेंज कम होना, वहां पर ही मैं रहूंगी, तो फ्रेश वाटर वाली सैलिनिटी वाली रेंज में रहूंगी। ये ज्यादा सैलिनिटी टोलरेट नहीं कर सकती, और फिश सैलिनिटी ज्यादा टोलरेट कर सकती है तो वो उस जगह पे भी चल जाती है जहां पर, तो वो अच्छी नहीं बनती। समझ आ रहा है? तो ट्रॉट फिश मैंने अभी हिमाचल के अंदर मैंने सुना ट्रॉट फिश वर्ड, है ना, हिमाचल गया था एक बार मैं। तो मेरे स्टूडेंट एक हैं, है ना, दो स्टूडेंट है मेरे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वो पहले के स्टूडेंट थे, तो उनकी वाइफ जो थी वो हिमाचल की है, और वो मतलब वो भी स्टूडेंट है, दोनों फिलोसफी के स्टूडेंट थे, और जो खुद है वो चंडीगढ़ में रहता है, राइट। तो वहां पे गया था मैं हिमाचल, तो बोला कि सर ट्रॉट फिश खाते हैं। अब मैं तब तक नॉनवेज छोड़ चुका था, है ना, तो मैंने कहा यार खा तो लेते, बट वो बताया मेरे को कि ऐसा ट्रॉट फिश ऐसा होता है, ये होता है। तब तक मैं छोड़ चुका था, मतलब पहले नॉनवेज खाता था मैं, पर फिर तब तक तो फिर बहुत चिड़ा चिड़ा के खाया गया ट्रॉट फिश, उसने मंगवाई कहीं से ट्रॉट फिश। तो ट्रॉट फिश मतलब जो कि फ्रेश वाटर में रहती है, उसकी सैलिनिटी कम है, मतलब टोलरेट लिमिट जो है वो कम है। तो यूरी हेलाइन मतलब जिसके अंदर रेंज ज्यादा है। फिश स्पीसीज लाइक सैल्मन फिश विच माइग्रेट बिटवीन, ये फ्रेश वाटर में भी रह लेती है भाई, और ये ओशन वाटर के अंदर भी रह लेती है, राइट। फिर श्रिम्प एंड द क्रैब्स दैट लिव इन बोथ ब्रैकिश एंड द मैराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर में भी रहता है, मैराइन वाटर में भी रहता है ना। अभी हम बताएंगे आपको ब्रैकिश वाटर क्या होता है, मैराइन वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है, इनकी सबकी सैलिनिटी रेंज बताएंगे। मैंग्रोव्स which can survive in the both salt water and the fresh water, salt water और fresh water मैंग्रोव्स भी होते हैं, तो दिस इज नोन एज यूरी हेलाइंस। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो यूरी हेलाइन पूछते हैं। स्टेनोहेलाइंस ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्टेड ए लॉन्ग रेंज ऑफ द salinity, narrow range of the salinity, that is known as stenohaline. Goldfish which thrives only in the fresh water, तो गोल्डफिश भी बड़ी अच्छी होती होगी टेस्ट के अंदर। कोरल्स which live in the stable warm and salty ocean waters, ठीक है, इसकी भी छोटी रेंज है। फ्रेश वाटर लाइक ट्रॉट which cannot tolerate the high salinity of the sea water, तो अच्छे पानी में रहती है, that's why टेस्ट इसका अच्छा होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर हम अपने को देखें तो हमको है ना पानी की कमी, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी की फिश को है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर नीड आल्सो देयर इज ए क्लासिफिकेशन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, एक होता है हाइड्रोकोल्स, हाइड्रोकोल्स, एक होता है मीजोकोल्स, और एक होते हैं जीरो कोल्स। नहीं जरूरत है पानी की, पानी जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है मेरे को, दैट इज नोन एज जीरो कोल्स। सिर्फ जरूरत ही नहीं है, आई विल मैनेज। जीरो कोल्स की एडेप्टेशन ऐसी होती है कि वो मैनेज कर लेते हैं, जैसे कि कैमल, कैमल ने एक बार पानी पिया, इकट्ठा कर लिया, बस अब उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? जैसे कंगारू रेट, अब ये एडेप्टेशन जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको ये सब कुछ बताएंगे क्या होता है इसके अंदर मैकेनिज्म, ये सब चीजें। ठीक है, दे आर द जीरो पोल्स, दे डू नॉट नीड वाटर। मीजोपोल्स ऑन द अदर हैंड दे नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा पानी नहीं, इनको मॉडरेट अमाउंट करते हैं। हाइड्रोकोल्स इनको बहुत सारा भर भर के पानी चाहिए, फिश जैसे होती है, तो हाइड्रोकोल है। इसका छोटे से पानी से काम नहीं चलेगा, उसको ज्यादा पानी। तो हाइड्रोकोल्स एक्वेटिक एनिमल नीडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लाइक द फिश। ठीक है, इस तरह से आप देखें मीजोपोल्स एनिमल्स नीडिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूडिंग मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जैसे हम लोग हो गए। जीरोकोल्स terrestrial animals who can tolerate extreme dry condition and can survive many days without water like camel and kangaroo rat। ठीक है ना, तो वाटर के बेसिस के अंदर भी हमने इसके अंदर समझ लिया दैट फैक्टर्स आर नोन एज वाटर के अंदर के फैक्टर्स अपने देखे। इसी तरह से आप देखेंगे सॉइल के फैक्टर, सॉइल तो अपन ने पढ़ा हुआ है, और आप देखते हैं सॉइल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन सा प्लांट कहां पर मिलेगा, ये सॉइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसी सॉइल के अंदर वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वहां पर लाइफ नहीं होगी, वहां का इकोसिस्टम अलग होगा। कोई सॉइल अगर मान लो क्लेली सॉइल है तो वहां का इकोसिस्टम अलग होगा, राइट।
तो इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। तो सॉइल के इसको एडिफिक फैक्टर्स अपन बोलते हैं, सॉइल के फैक्टर्स को अपन एडिफिक फैक्टर्स बोलते हैं, ये याद रख लीजिएगा। तो सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, which are tapped by the root of the plants which grow through the soil, right? Soil of place is dependent on the climate, weathering process और ये सब चीजें, सॉइल आपने डिटेल में पढ़ रखा है, राइट, ज्योग्राफी के अंदर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ कुछ हम अभी फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, जैसे टेम्परेचर हम पढ़ लिए हैं, ठीक है, हम सॉइल का एक फैक्टर पढ़ लिए हैं, सॉइल फैक्टर पढ़ लिए हैं, राइट, और एक हम वाटर का फैक्टर पढ़ लिए हैं, ये वाटर वाला फैक्टर, राइट। अब कुछ चीजें हैं जो अपन बाद में पढ़ेंगे, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाद में पढ़ेंगे, है ना, ये वाटर जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो होते हैं उनको पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, राइट। ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है रोल, ये भी हम पढ़ेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब भी पढ़ेंगे हम आगे चलकर, हम आपके एनवायरनमेंट में ये सब काम आएंगे। नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन का भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे, वाटर साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल्स के अंदर, ठीक है। सनलाइट अपन पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर अपन पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट वी शुड मूव टुवर्ड्स द बायोटिक कंपोनेंट, जो जीवन है, जीवित है ना, उसके ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, और बायोटिक कंपोनेंट्स को थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए तुमको कंटिन्यू करवा रहा हूँ, अदरवाइज कोई टॉर्चर करने का नहीं है अब, क्योंकि अब तक का पढ़ा हुआ तो ठीक है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार थोड़ा याद करने का है, बट याद करवा दिया है आपको क्लास के अंदर ही। थोड़ा सा और मैं पढ़ाना चाहूंगा, जिससे कि अपना थोड़ा सब्सटेंशियली, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, तो अपना टाइम खत्म हो जाए ना, इसलिए अपन करेंगे। तो एक बायोटिक कंपोनेंट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, बायोटिक मतलब जिसमें जीवन है। अब बड़ी मस्ती से पढ़ना, बायोटिक के अंदर हमको एक पढ़ना है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस कर रहा है, एक कंज्यूमर पढ़ना है, तो जो कंज्यूम कर रहा है, जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, और तीसरा जो है दैट इज डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। और यहां पर अब देखना किस तरह से प्रकृति ने सिस्टम बना रखा है, राइट। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, हमारे यूनिवर्स में बस एक ही ऐसा प्राणी है जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज ग्रीन प्लांट। कुछ होते हैं बैक्टीरिया, एल्गाई, है ना, वो भी प्रोड्यूस करते हैं, बट दैट आर वेरी लिमिटेड अमाउंट, है ना, और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस के अंदर अपन उसको डाल सकते हैं। ये जो होते हैं दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बनाएंगे साहब, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपना खाना खुद बनाएंगे। और इनका एक नीश ये दे रखा है प्रकृति ने कि भाई देखो, इस जीवन, इस धरती में है ना, कोई भी आदमी, सब आलसी हैं, आप ही हो जो खाना बना सकते हो, हम आपको रोल दे रहे हैं कि आपको खाना बनाना है, बोले ठीक है मैडम बना लेंगे। और खाना बनाने के लिए हमको कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप मम्मी से बोलते हैं मम्मी खाना बनाओ, तो मम्मी को आटे की जरूरत पड़ती है ना, बिना आटे के नहीं बना देती खाना, राइट। मम्मी को आटा, पानी, सब्जी, है ना, ये बोलती है ना, जा बेटा पनीर की सब्जी लिया, जा ये लिया, ये लिया, ये सब चीजें मंगवाई, तेल वेल मंगवाएंगी, उसके बाद ही तो खाना बनेगा, ऐसे तो नहीं बन जाएगा खाना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको भी चाहिए होता है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर नहीं है, तभी ये बना पा रहा है, नहीं तो कितना अच्छा होता, धूप में बैठते और थोड़ी देर में खाना बन जाता, पेट भर गया, चलो भाई, कोई टेंशन ही नहीं, फिर काहे पढ़ना है सर, पेट भर गया बस, और क्या चाहिए। और थोड़ा सा और सोचा तो अपना एक तरह से प्यास भी मुड़ी, ऐसा हो जाता। तो ग्रीन प्लांट जो है ना, इनके अंदर कुछ ऐसा है, और वो चीज क्या है, दैट इज क्लोरोफिल, आपको पता है। और इनको एक मशीन की तरह हम यूज कर रहे हैं। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन है ना, सनलाइट लेती है और सनलाइट को कन्वर्ट करके एक तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज द कन्वर्टर। इसका ये रोल है प्लांट का, सोलर एनर्जी ले भाई और उसको केमिकल एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और एक बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CO2 plus H2O in presence of sunlight will give you C6H12O6 plus oxygen, है ना, 6O2 6CH2 CO2, फिर अपन बैलेंस करना सीखते थे, याद करो बचपन में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया ना इसने, केमिकल एनर्जी मतलब जिससे कि एक रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन बिना सनलाइट के नहीं होती, सोलर एनर्जी को पकड़ा और ये रिएक्शन कर दी, अब इसको चाहिए CO2 और इसको हाइड्रोजन चाहिए, और ये स्टार्च बना देगी, ग्लूकोज बना देगी यहाँ पर,
और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगी, ऑक्सीजन हम ले लेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके इस तरह से बना। दैट्स वाई जितना प्लांट ना उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट कहेगा भाई मेरे को दे दो यार, मेरे को खाना बनाने का काम आ जाएगा, भाई ये मेरे को दे दो। हम कहेंगे यार तू ले ले इसको, नहीं तो क्या होगा, हमारे यहाँ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें, तू ले ले। तो ये ले लेते हैं, पेड़ पेड़ के काम आ जाती है। दैट्स वाई कार्बन सिंक की तरह यूज करते हैं अपन इनको, कार्बन को सिंक कर लिया इसने, खाना बना दिया इससे। देखो कितना प्रोडक्टिव काम में यूज कर लिया। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं CO2, अब CO2 हम प्रोड्यूस कर रहे थे तब तक ठीक था, पर अब हमारा व्हीकल भी प्रोड्यूस करने लग गया, और एक नहीं 10-10 व्हीकल है हमारे पास, वो प्रोड्यूस करने लगे तब जाकर सिस्टम बिगड़ जाएगा। अभी तक तो ठीक था, पर हम जब एक्स्ट्रा भाई जमीन खोद के ऑयल निकालेंगे, उसको जलाएंगे, उससे CO2 निकालेंगे, हम तो इंसान है ना, तो उससे फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। खैर वो अपन पढ़ेंगे आगे चलकर, सब कुछ पढ़ना है। तो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर मेनली द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड एल्गाई, दे आर यूज्ड टू ऑटोट्रॉप सेल्फ नरिशिंग, और इस तरह से होता है, राइट। कन्वर्टेड होते हैं सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और ये है देखो ग्रीन प्लांट, इसने कहा है कि मेरे को है ना किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, वो जरूरत ही नहीं किसी की, नहीं। नेचर मेड मी इंडिपेंडेंट, आई कैन मेक माई ओन फूड, और सब मेरे पे डिपेंडेंट। जंगल का राजा होगा अपने घर पे, ये भी मेरे पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। मैं हूं इंडिपेंडेंट, नेचर ने मेरे को इंडिपेंडेंट, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ये सनलाइट यहां से आ रही है, वो ले भाई सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर ली इसको, यहां से मैं ले लूंगा पानी, और यहां से ले लूंगा मिनरल्स, और ये बना दूंगा, बाकी का काम मेरी ग्रीन लीव कर लेगी। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको यहाँ पर समझना। अब ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम आगे चलकर अंडरस्टैंड करेंगे, अभी मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता, बिकॉज ये थोड़ी टिपिकल रिएक्शन है, जो आपको दिख रही है इतनी इजी रिएक्शन, इतनी इजी है नहीं, राइट। तो मैं आपको ये डिटेल के अंदर पढ़ाता हूँ, कल की क्लास में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू।